कंफर्टेबली जॉब कर लो जिससे घर भी चलता रहे, कुछ दो पैसे भी आते रहें और आप वर्किंग भी शो कर लो अपने आप को। आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है तो हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि मैंने अपने बच्चे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया, अपने हस्बैंड के लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया, वो आपको डायरेक्ट एंड डायरेक्ट वे में आपको समझा देंगे ये तुम्हारी वीकनेस है, तुम कैपेबल नहीं हो। उससे पूछा कौन सा बेबी है आपका? उसने बोला मेरा 7वां बच्चा है। अभी कितने बच्चे और करना है तुम्हें? वो मुझे बहुत रफ तरीके से बोली, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? सबसे पहले तो लड़की को ये सिखाएं कि तुम्हारे लिए कोई राजकुमार नहीं आने वाला है, अपने सपने खुद पूरे इस टैबू को तोड़ा जाए। इंटरनेशनल लेवल पे बाबा रामदेव लाए, उसके बाद मोदी जी ने सबसे पहले आते ही योगा डे शुरू किया, आयुर्वेद डिपार्टमेंट बनवाया। अब अमीर लोग मोटा अनाज खा रहे हैं, गरीब लोग गेहूं खा रहे हैं, क्योंकि वो मोटा अनाज 100 ग्राम 200 ग्राम आधा किलो की पैकिंग में आता है, इतना कॉस्टली कर दिया गया है। अब वापस देखिए सब उसमें जा रहे हैं, वापस अब मटके का पानी पीते हैं, फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहता कोई। वेलकम टू शेड्स ऑफ लाइफ। सो शेड्स ऑफ लाइफ में हम बात करेंगे वुमेनहुड के बहुत सारे शेड्स के बारे में, उनके चैलेंजेस, उनके स्ट्रगल स्टोरीज, उनके किसी भी तरह के जो उन्होंने फेस किए हैं लाइफ में, जिन चुनौतियों को, जिस तरह की परेशानियों को। और लेकिन उसके बाद भी वो कहते हैं ना, दो नाव पे सवार रहती हैं महिलाएं, लेकिन फिर भी पतवार इस तरह से चलाती हैं कि अपने गंतव्य तक पहुंच ही जाती हैं। शेड्स ऑफ लाइफ में हर वुमन की स्टोरी मैटर करती है। उसने किस तरह से स्ट्रगल किया, कैसे अपने ड्रीम्स और अपनी वर्किंग लाइफ और अपनी फैमिली लाइफ को बैलेंस किया, तो उसके हर शेड्स पर हम बात करेंगे अपनी सीरीज में, जहां पे हम ग्रास रूट लेवल पर काम करने वाली हर फीमेल को, जो सेलिब्रिटी तो नहीं है लेकिन अपने घर वालों के लिए किसी सेलिब्रिटी से कम भी नहीं है, और कंट्रीब्यूट कर रही हैं किसी न किसी वे में इस सोसाइटी को, अपनी कंट्री को। तो इसलिए वो हमारे लिए किसी सेलिब्रिटी फेस से कम नहीं है, और ये प्लेटफॉर्म हम उन्हें दे रहे हैं ताकि हम उनकी स्टोरीज को जानें, और बहुत सी फीमेल्स इन सब स्टोरी से रिलेट भी कर पाएंगी, आई एम श्योर, क्योंकि वो खुद भी ऐसी दो नाव में जगल कर रही होंगी। मैंने खुद भी ऐसी नाव में जगल किया भी है, बहुत सारे डिफरेंट रोल्स भी प्ले किए हैं, और सभी फीमेल्स मदर, डॉटर, वाइफ एंड डिफरेंट रोल्स प्ले करती हैं, और सब में अपने अंदर से जितना ज़्यादा वो बेस्ट देने की कोशिश कर सके वो करती भी हैं। लेकिन उस बीच में बहुत लोग ये भूल जाते हैं कि उनके भी कुछ अपने सपने होते हैं जिन्हें जीने की ख्वाहिश वो रखती हैं। तो ऐसी ही ख्वाहिशों के बारे में बात करेंगे, और ऐसी स्ट्रगल स्टोरीज़ के बारे में बात करेंगे हमारी गेस्ट के साथ, जो 17 साल का एक्सपीरियंस रखती हैं और आयुर्वेदा की डॉक्टर हैं, और बहुत सारे रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स के साथ एसोसिएट भी रह चुकी हैं, पतंजलि के साथ भी काम कर चुकी हैं, और वो कभी कॉन्शियस नहीं होती, द बेस्ट पार्ट। सो वेलकम टू आवर गेस्ट नीलम गुप्ता, आयुर्वेदिक डॉक्टर। सो बात करते हैं। हेलो नीलम जी। हेलो। सो बताइए कि आपको कैसा फील हो रहा है आज हमारे साथ यहाँ बैठकर, और अपने बारे में कुछ एक इंट्रो हमारे गेस्ट के साथ में शेयर करेंगी। माई सेल्फ डॉक्टर नीलम गुप्ता। बात मैं कानपुर की हूँ बेसिकली। तो स्टार्टिंग में मेरा जो प्रैक्टिस का क्षेत्र रहा मैंने कानपुर में किया है। स्टार्टिंग में मैंने कानपुर में शादी के पहले न्यू सेवाधाम एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे एक संभव वाउचर स्कीम थी, ये गरीब महिलाओं के लिए थी। मेनली वो संभव जो वाउचर स्कीम था वो मेनली फीमेल का ही था, तो मैंने उस पर करीब 2.5 ईयर काम किया था स्टार्टिंग में। ओके, तो बहुत सारी मैंने स्लम्स एरियाज में ही, स्लम होते हैं, लोअर स्लम्स होते हैं, उनमें भी जा के वहाँ कैंप में काम किया। उनका प्रेगनेंसी, उनका कंसीव करने में PCOD, ये जो जितनी भी फीमेल है वो पूरा संभव इसको ओनली फॉर फीमेल। ओह, तो अच्छा एक्सपोजर सबसे मुझे जो फीमेल का मिला वहाँ से मिला। वहाँ पे मुझे ग्राउंड लेवल पे जानने का भी मौका मिला कि फीमेल्स में एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या होती है, हेल्थ वाली भी, सोशल वाली भी। फिजिकली वो क्या सहती हैं, मेंटली क्या टॉर्चर करती हैं, और फाइनेंशियली क्या होती है। सबसे ज़्यादा मुझे जो एक्सपोजर मिला उसी जो संभव स्कीम के लिए मैंने न्यू सेवाधाम हॉस्पिटल में काम किया। ये गवर्नमेंट की तरफ से की गई थी? नहीं, ये प्राइवेट हॉस्पिटल था उस समय। ये बात है 2010 या 11 की है, क्योंकि मेरा 2009 पास आउट है, और ये सिर्फ फीमेल के लिए ही डेडिकेटेड स्कीम थी। सोशल इश्यूज की आपने बात करी कि आपने उनका फिजिकल तो इश्यूज देखे ही, बहुत ज़्यादा, बहुत मैंने सारे क्लोज देखा, क्योंकि ये जो स्कीम थी ये थी तो प्राइवेट हॉस्पिटल में, बट ये गवर्नमेंट की लाई स्कीम थी। तो बेसिकली उनके लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट था, लेकिन जब आप उनसे मिलती थी तो उनकी सोशल लाइफ और उनके जो इश्यूज थे वो आपसे आके शेयर करती थी। तो कोई किस्सा बता सकते हैं जिसने आपके दिमाग पे बहुत ज्यादा असर डाला हो, कि मतलब कुछ दिल को छू जाती है कई कहानियां ऐसी कि उसकी हेल्थ इश्यूज तो था ही, पर साथ के साथ उसकी फैमिली में, उसके लाइफ में भी उसको एक चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे उस हेल्थ इशू के साथ। फीमेल के साइड से तो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं बोलेंगे, बट ये है कि हम फीमेल को क्या साइकोलॉजी सिखा देते हैं। एक फीमेल थी, वो आशा होते हैं ना जो, वो लेके आती हैं उनको, तो वो अपने हिसाब से तो बेचारी उसको नहला के क्लीन करके लेके आई।
और वो जब लाई तो मैंने उससे पूछा कौन सा बेबी है। 7-8 मंथ प्रेगनेंसी हुई, फुल टर्म थी लगभग, 7-8 मंथ थी मेरे ख्याल से, याद नहीं, काफ़ी दिन पहले की बात है। तो सी टोल्ड मी कि ये मेरा 7th बच्चा है या 8वां बच्चा है, मतलब इतना ज़्यादा था कि मैंने बोला 7वां या 8वां। सी इज़ मुस्लिम, और ये एक्चुअल में दिमाग में हमें कई बार फीमेल्स को सिखा दिया जाता है, उसकी प्रॉब्लम नहीं थी। ये एजुकेशन, ये जब लोअर ग्राउंड लेवल पे भी जाते हैं ना, तब हमें समझ में आता है कि उनके दिमाग में सिखा दिया जाता है कि बस ठीक है, आप एक मशीन है, हाँ, तो बस आपको डिलीवर करना है। हाईली एजुकेटेड वाले तो बिल्कुल नहीं करते हैं, जो लोअर है उनको इस तरह की एजुकेशन भी दे दी गई। यहाँ आपको रोकूंगी 1 मिनट। सो आपने सुनी ये कहानी ग्रास रूट लेवल की। हम बात करते हैं मेट्रो सिटीज की, हम बात करते हैं एजुकेटेड फीमेल की, हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे इतनी सारी स्कीम्स की, और बात करते हैं कि वुमेन्स तो बहुत आगे बढ़ गई हैं। ये बिल्कुल सही बात है, हर सेक्टर में फीमेल काम कर रही है, बहुत अलग अलग फील्ड में काम कर रही हैं। लेकिन वहीं एक तबका ऐसा भी है जो अभी भी एक बहुत डोमिनेंस के अंदर अपनी जिंदगी जी रहा है। तो महिलाओं की ऐसी ही कहानियों के बारे में हम बात करना चाहते हैं। तो जानते हैं और नीलम जी से उन फीमेल के बारे में जिनका जिक्र इन्होंने किया कि कैसे उनको 7th बेबी था जिसके ट्रीटमेंट के लिए वो उनके पास आई थी। तो जानते हैं आगे इसके बारे में और। तो नीलम जी प्लीज। मैंने उससे पूछा कौन सा बेबी है आपका, उसने बोला मेरा 7वां बच्चा है। 7वां या मे बी 9वां, मुझे बहुत दिन पहले की स्टोरी है तो याद नहीं, बट ऐसा था कि अजीब सा लगा। मैंने बोला अभी कितने बच्चे और करना है तुम्हें? वो मुझे बहुत रफ तरीके से बोली, जैसे मैंने उसके लिए कितना गलत वर्ड बोल दिया। आप ऐसे क्यों बोल रही हो? हमें पालना है, हम फेवर कर रही थी और वो एंगर मोड में आ गई। आप ऐसे कैसे बोल सकती हो? हम आपसे थोड़ी ना पैसे मांगने आते हैं, हम पाल रहे हैं। तो ये सोचो, उसको नहीं समझ में आ रहा है, ये उसको ऐसी एजुकेशन दे दी गई है कि उसको नहीं समझ में आ रहा कि वो बॉडी उसके लिए सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए नहीं है। उसको बोल दिया गया कि नहीं, हम कितने भी बच्चा पैदा करते रहे, 8, 9, 10, मतलब इट डजेंट मैटर कि हम उसको अच्छी एजुकेशन दे पा रहे हैं। उसकी खुद की हेल्थ में क्या होता है, कितनी बार होता है आफ्टर 3rd प्रेगनेंसी पेशेंट के पीपीएच में जाने के चांसेस रहते हैं, पोस्टमार्टम हेमरेज बोलते हैं, जिसमें पेशेंट का यूट्रस रिलैक्स होता ही नहीं है। उसको इतनी ब्लीडिंग हो सकती है कि कई बार हिस्टेक्टमी हो जाती है। बहुत लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। लाइफ थ्रेटनिंग है। ये जनरली मल्टीपैरस पेशेंटों में होती है जो बहुत बार प्रेगनेंसी होती है। 1st, 2nd प्रेगनेंसी तो ईजी होता है, 3rd तक भी ठीक है। 3rd के बाद ये पीपीएच में जाने के चांस है। जो 7वां 8वां बच्चा करेगी उसका यूट्रस कहाँ होगा, उसका हीमोग्लोबिन क्या होगा, बट उसको ये नहीं बताया गया, ना इतना सिखाया गया, ना उसके एजुकेटेड भी नहीं, ये भी मैं बोलूँ कि जो सोशल से सराउंडिंग से थे कि वो खुश है कि उसे लगता कि नहीं उसमें क्या प्रॉब्लम है, मैं 8वां बच्चा करूँ, 10वां बच्चा करूँ। ये डॉक्टर कौन होती है मुझे टोकने वाली भी? सोचिए, मतलब वो डॉक्टर की बात को भी एक फीमेल डॉक्टर, फीमेल खुद हैं और एक फीमेल से ही वो बात कर रही हैं, लेकिन फिर भी वो उसकी राय पर भी अमल नहीं करना चाहती, उसको गलत समझ रही हैं कि डॉक्टर हमें रोक कैसे सकते हैं। बड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस था जहाँ खुद फीमेल को अपने ही राइट्स नहीं पता है, उसे खुद अपनी हेल्थ की टेंशन नहीं है। उसको लग रहा है कि ठीक है मैं तो सही कर रही हूँ, चाहे वो करते करते उसकी डेथ ही क्यों ना हो जाए या फिर उसकी बॉडी को कोई प्रॉब्लम ही ना हो जाए। होती भी। तो मतलब ऐसी कहानियां देखिए एग्जिस्ट करती हैं, ये हवा में नहीं है कि अभी भी महिलाएं जो हैं वो स्ट्रगल कर रही हैं। और ऐसे लोगों को कैसे अवेयर किया जाए, इस तरह का जो भी एक सराउंडिंग में रहने वाला, सोशल सर्कल में रहने वाली फीमेल्स हैं जिनको आज भी वो आज़ादी नहीं है उस सोच की, उस समझ की, उस अवेयरनेस की जो उनको दी जा सके, तो उसके बारे में बात की जानी चाहिए। उसको किस तरह से सोल्यूशन किया जाए उसके बारे में भी कुछ चीज़ें जो है वो इम्प्रूव की जानी चाहिए, चाहे वो हम और आप मिलके करें या फिर हमारी गवर्नमेंट करे। कहीं कुछ तो सोल्यूशन होना ज़रूरी है। जब भी मतलब आपकी शादी हुई तो उसके बाद आपको इस फील्ड में जैसे वर्किंग रहने के लिए फैमिली लाइफ और पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने के लिए कैसे आपने मैनेज किया? सपोर्ट मिला फैमिली से, हस्बैंड से, इन लॉज से? जो सपोर्ट हमें अपनी फैमिली से मिलता है, मदर से, फादर से, उस तरह का सपोर्ट शादी के बाद बहुत लकी लोग होंगे जिनको मिलता है, जनरली नहीं मिलता है। और ऐसा एक्सपेक्टेशन रखना भी गलती है। उससे क्या बहुत सारी फीमेल्स रिलेट कर पाएंगी जो इस चीज से जूझ रही होंगी बैलेंस करने के लिए। जो करना है आपको ही करना है, जो स्ट्रगल है अब आपका शुरू है। अगर आप एक्सपेक्टेशन रखोगे तो आपको फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। आप पहले से प्रिपेयर रहोगे, नहीं ये मुझे सपोर्ट नहीं, अब मुझे खुद करना है। शादी के बाद सपोर्ट जो मिलता है, सपोर्ट से ज़्यादा वो आपके लिए एहसान ज़्यादा होता है कि हम कर रहे हैं। सबके लिए तो नहीं है, बट कभी कभी कुछ रेयर केसेस होते हैं। बट मेरा तो एक्सपीरियंस ये कहता है कि ज़्यादातर जो मैंने पहले रहे राजकुमारी ऐसा? हाँ, हर एक जो भी नहीं, आप कह सकते हैं, हम बात कर रहे हैं ना इसी बारे में ही तो हम चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स हैं ऐसी जो रिलेट करेंगे इस चीज़ से, जो स्ट्रगल भी कर रही हैं इन चीज़ों के लिए, जिनको सपोर्ट नहीं मिलता।
करने के लिए उनके पास टैलेंट की कमी नहीं है, चाहे वो किसी भी फील्ड में वर्किंग हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, टीचर हो या फिर कोई और फील्ड में वर्किंग हो, तो कर तो वो बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है ना। तो वैसे ही उसके बिना तो कहीं ना कहीं फिर आपको प्रायोरिटी तो जजमेंट बहुत हो जाता है। आप क्या कहेंगे उस जजमेंट के बारे में जो एक फीमेल के लिए किया जाता है, अगर बीइंग अ मदर वो हैं और अगर बच्चे को छोड़ के जा रहे हैं? जैसे मैं किस्सा शेयर करना चाहूँगी अपने ऑडियंस के साथ भी, नीलम जी से ये बात कंटिन्यू करने के साथ साथ। हमारे एक फ्रेंड्स ग्रुप में, जहाँ पे एक कम्युनिटी ग्रुप है, उसमें चर्चा हुई किसी फीमेल की जो क्रच के बारे में पूछना चाह रही थी, और तभी एक फीमेल ने कमेंट किया, इतने छोटे बच्चे को छोड़ के कोई कैसे जा सकता है। तो सोचने वाली बात है कि वो फीमेल ही उन फीमेल को जज कर रही थी कि छोड़ के कैसे जा सकता है। अब एक बात बताइए कि अगर कोई करियर ब्रेक के बाद या मैटरनिटी ब्रेक के बाद वापस रिजॉइन करना चाहता है, तो उनके हिसाब से तो उनको वो अपनी जॉब बिल्कुल हमेशा के लिए छोड़ देनी चाहिए और पूरा टाइम फुल टाइम जॉब अपना छोड़ के दूसरा फुल टाइम जॉब ले लेना चाहिए। तो ऐसी सोच से हम कैसे निजात पाएं, कैसे ऐसे लोगों को समझाया जाए कि बीइंग अ फीमेल तो एटलीस्ट आप अंडरस्टैंड कीजिए दूसरे फीमेल के सिचुएशन को, क्योंकि खुद को दूसरे के शू में रख पाना सबके लिए डिफिकल्ट है, लेकिन उसके शू को क्रिटिसाइज करना आई गेस बहुत आसान है। सो आपकी क्या राय है? आपने भी ऐसे कुछ कमेंट्स, स्ट्रगल इन लॉज की तरफ से या फिर अपने फैमिली और अपने आसपास फ्रेंड्स जोन में ऐसे महसूस किए, सुने, कभी किसी ने कहा कुछ आपको इस तरह की कोई बातें जो आप शेयर करना चाहें? देखिए, हर लड़की जनरली पेरेंट्स उसको जो उसके मदर फादर उसकी अपब्रिंगिंग करते हैं, जनरली राजकुमारी की तरह होते हैं। वो उसको इतना ओवर पैम्पर कर देते हैं ना कि उसको लगता है कि जैसे ये दुनिया है ना, मुझे बाहर भी वैसी दुनिया मिलेगी। बहुत बहुत अच्छा सच है ये। जनरली पेरेंट्स ओवर पैम्पर ही कर देते हैं कि उनको लगता है कि नहीं, ये कष्ट नहीं। और स्ट्रगल शुरू होता है शादी के बाद। ज़्यादातर हम जितने अपने पेरेंट्स के लिए हम अच्छा करें, बुरा करें, हम फेल हों, तो वो हमें क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे। सपोर्ट सिस्टम बनता वो है। सपोर्ट है। वो अगर आप लेट आ रहे हो तो अरे वहाँ पे फंसी हुई है। अब यही आपकी शादी हो गई। अगर आप शादी के बाद ये सोचते हैं, दोनों तरह का तैयारी है। एक बहुत पहले किसी ने बोला था कि हम कुछ भी करें, लोग क्रिटिसाइज़ भी करेंगे, लोग जजमेंटल भी होंगे, हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये शुरुआत में तो नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे हर फीमेल ये सीख भी जाती है। स्टार्टिंग में चूँकि घर में हमें इतना प्रोटेक्शन मिलता है, घर में इतना सपोर्ट मिलता है, बाद में जाके बहुत कम होते हैं जिनको मिलता है। सच्चाई यही है। और ये आप इस तरह का सपोर्ट की ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना ही रखें तो बेटर है। सपोर्ट की एक्सपेक्टेशन रखते हैं तब आप पीछे जाते हैं। जब आपको समझ में आ जाता है ये बात कि ये बहुत सपोर्ट नहीं मिलना है, धीरे धीरे फिर आप उसी तरह से हैंडल करना भी सीख लेते हैं। आपने प्रोफेशनल डिग्री लिया, आपने नहीं किया, आपने बोला बच्चा छोटा है, हस्बैंड के ये हैं, वो हैं, मेरे बच्चे हैं, फेल ना हो। आप कुछ नहीं कर रहे, आप घर में बैठ गए, सब छोड़ के बैठ गए। मैं पूरी तो नहीं बोल रही, लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादातर फीमेल ये रिलेट करेंगी कि कभी ना कभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में, चाहे कितना भी अच्छा हस्बैंड हो, वही आपको एहसास दिला देगा कि तुम्हारे अंदर ही काबिलियत नहीं थी। यू आर नॉट कैपेबल, यू आर नॉट कैपेबल। तुमने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया। सेक्रीफाइस किया कोई बात नहीं, वो तो मैं भी कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, वो तो सारे लोग करते हैं। आज तुम यहाँ पर हाउसवाइफ बन गई, इसमें नया तुम क्या है? इतनी, तुमने बीटेक किया, तुमने आईआईटी किया, तुमने एमबीबीएस किया, तुमने बीएमएस डॉक्टर किया, कुछ भी तुमने प्रोफेशनल डिग्री लिया, अगर ज़्यादा ली है, अगर सिंपल बीए बीएससी लिया है कोई बात नहीं, तुमने प्रोफेशनल डिग्री में गए नहीं, तुम्हें हाउसवाइफ ही बनना था। बट उसके बाद आपने, कि पहले शादी से पहले तो आप कर रहे थे, और शादी के बाद चूंकि मुझे सपोर्ट सिस्टम नहीं मिला, मैं नहीं कर रहे हो, और आपको लग रहा है कि मैंने अपने बच्चे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया, अपने हस्बैंड के लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया। शुरू में लगता है, कुछ दिन बाद वो आपको डायरेक्ट एंड टाइम में आपको समझा देंगे कि ये तुम्हारी वीकनेस है, तुम कैपेबल नहीं हो। स्टार्टिंग तो यहीं से शुरू होगा, कुछ दिन और बीतने दीजिए, फिर आपको वो बच्चे भी आपको बोलेंगे कि आपको तो कुछ आता ही नहीं है, आप यू आर नॉट कैपेबल। कोई भी दुनिया में वीक इंसान का साथ नहीं दे पाता है, और स्ट्रॉन्ग कोई बनाता नहीं है, स्ट्रॉन्ग खुद बनना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो मुझे ऐसा लगता है हस्बैंड और ससुराल वाले ही बना देते हैं। सपोर्ट ना करके बहुत कम ऐसे होंगे ससुराल वाले जो सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट ना करके वो आपके सपनों को चेस करने की इंस्पिरेशन दे देते हैं कि आपको करनी है। वो बुरे टीचर नहीं है, वो डार्क टीचर ही है, वो भी आपको सिखा रहे हैं, जूझो करो। जब हम कॉलेज में जाते हैं ना, हमारी बहुत रैगिंग होती है, वहाँ कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है। जब आप वहाँ से सीखते हैं तो वहाँ से भाग के तो नहीं आ गए ना, कॉलेज में आए, कई बार आए। जब स्टार्टिंग में मैंने झांसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया, 2003 में एडमिशन लिया था, उस समय रैंकिंग बहुत चलती थी। वो जो मूवी देखी है ना 3 इडियट, वो तो आईआईटी और उनकी दिखा रहे हैं,
एक्चुअल में आप किसी उस समय मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज में आप जाएंगे ना, उससे उसी भी टाइप की जबरदस्त। रैगिंग होती थी। वो लड़कों की रैगिंग दिखाई गई, लड़कियों की रैगिंग ऐसी होती थी दूसरी तरह की। सुबह 5 बजे उठना, तो वहां से आप सीख जाते हैं स्ट्रगल करना। जब आपने वहां पे नहीं हार मानी, आए कई बार आए, स्टार्टिंग में बड़ा परेशान हुआ, 15-20 दिन में वही उन्होंने सीनियर ने इतना परेशान किया, रात भर सो नहीं पाते हो, दिन भर तेल लगा के, ये कपड़े ऐसे दिन भर नमस्ते, नीचे नजर झुका के रहो, एकदम सर नहीं उठा सकते हो आप, एकदम जोकर बना के रखते थे। इस तरह का हुआ है, मैंने दिया। मैं यहाँ बता दूं तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि कैसी रैगिंग दी है हम लोगों ने। बट वो बुरा नहीं था, उस रैगिंग का इंटेंशन था, एक बड़ा प्योर इंटेंशन था। पहली बात आप तो आप पहली होगी जो ये कह रही हैं कि रैगिंग बुरी नहीं थी, इंटेंशन प्योर था। आपको बाद में लाइफ में बहुत कुछ सहना है। वो तो आपको स्टार्टिंग में एक उन्होंने छोटा सा डेमो दिया है कि स्टार्टिंग यहीं से है, आप प्रोफेशनल डिग्री में आप जा रहे हो, तो अभी यहाँ से लाइफ स्टार्ट होती है। अब यहाँ से जो लोग हार मान के चले गए वो फिर नहीं कर पाए, तो जब आपने वहां नहीं हार मानी तो आगे भी नहीं मानोगे हार। तो डॉक्टर्स की लाइफ टफ होती है, तो शायद इसीलिए वहाँ डॉक्टर और उसमें ज़्यादा रैगिंग होती है। तो वो उनका शुरुआत में बहुत बुरे लगते थे, ऐसा लगता था ये सीनियर है कि कसाई। हीरा तराशने की शुरुआत हो जाती है। हाँ, नहीं बहुत बुरे वहीं से। लगते थे स्टार्टिंग में, लेकिन जब हमें पूरा दुनिया का एक्सपीरियंस मिल जाता है ना, तो समझ में आता है कि वो बुरा नहीं था, वो भी एक लेसन ही था, सिखाने का तरीका था, बस तरीका हमें समझ नहीं आया। लाइफ में एक लेसन हमेशा याद रखना चाहिए, अगर कोई हमारे लिए बुरा भी मिला है ना, तो वो डार्क टीचर होता है, ये मैं मानती हूँ। शुरुआत में हमें बहुत बुरा लगता है कि उसने मेरे साथ बुरा किया, लेकिन अगर हमने वहाँ से हार नहीं मानी तो हम बहुत स्ट्रांग बन के निकलते हैं। जो लेडीज स्ट्रांग आज सक्सेसफुल है ना, उनको जरूर डार्क टीचर मिले हैं, बट वो हार नहीं मानी, इसलिए कभी कभी वो हमारी सफलता के रीजन भी वही होते हैं। तो मैं अपने व्यूअर्स से कहना चाहूंगी, उन सभी फीमेल से जो इस पॉडकास्ट को सुन रही हैं, कि जो आपके डार्क टीचर्स आपकी लाइफ में आपको मिले ना, उनसे डरिए मत, उनकी वजह से अपने हौसलों को गिराइए मत, सामने से फेस करो, उन्हें बिल्कुल फेस कीजिए और सोचिए कि इनकी वजह से अब मैं बहुत स्ट्रांग बन रही हूँ और अब तो मैं अपने सपनों को चेस करके वहां तक जरूर पहुंच ही जाऊंगी। सो आपके क्या ड्रीम्स रहे और उनमें से कितने आप अभी तक पूरे कर पाए हैं, और सपोर्ट तो कहीं ना कहीं मिला कि नहीं मिला? स्पेशली सबसे ज्यादा मुझे मेरे फादर और मेरे बड़े बड़े भैया का सपोर्ट मिला, और इनडायरेक्ट में मेरे बेटे ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। जब वो छोटा था तो जो स्ट्रगल होता है ना, शादी के बाद शुरू होता है, तो वो आप हमेशा करियर ब्रेक वहीं लेना पड़ता है, स्पेशली हार भी मान सकते हो, आप बैठ भी सकते थे घर में। मैं तो बहुत सारी वर्किंग लेडीज को बोलूंगी, रोज आपको कोई बोल देगा, अरे 3 महीने का बच्चा छोड़ के जा रही हो, 2 साल का बच्चा छोड़ के जा रही हो, अगर आप कर सकते हो, आपको लगता है कि नहीं आप मैनेज हम वो भी कर लेंगे, थोड़ा तो स्ट्रगल होगा ही, थोड़ा दिक्कत होगी, थोड़ा बच्चा भी सफर करेगा, 100% आप सोचे कि 24 घंटे दे सके तो नहीं दे पाएंगे बच्चे को। बहुत कंफर्ट जोन में कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी आप अचीव नहीं करोगे। अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा स्ट्रगल मेरा बच्चा भी सहेलेगा, थोड़ा हम सहेलेंगे, देन गो फॉर योर ड्रीम, अपना काम करो, मत सुनो किसी की, अपने बच्चे को अपने साथ ले जाओ। क्योंकि जो लेडीज स्ट्रगल करती है ना, और इवन अब कई बार मैं अपने बच्चे को कितने बार वर्किंग प्लेस पे लेके गई, क्योंकि स्कूल से 5 डेज होता है, और जो क्रच भी होता है ना, वो उसमें छुट्टियां होती हैं। आप मानते हैं वर्किंग प्लेस पर क्रच होने चाहिए, जो कि है नहीं हमारे, मतलब अगर मैं बाहर के कल्चर की बात करूं तो वहाँ ये फैसिलिटीज हर जगह है कि कभी भी आउट ऑफ इंडिया अगर हम देखते हैं तो, लेकिन इंडिया में अभी ये कल्चर हर जगह, मेट्रोज में कुछ एक कंपनीज ऐसा है जो प्रोवाइड कर रही हैं कि अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं बिलो 5 years वाले और आप उनको क्रच में ऑफिस के अंदर लाना चाहें, तो ये होना चाहिए। कम से कम एक फीमेल को हर बार जो एक ऐसा करियर ब्रेक लेना पड़ता है और उसके बाद फिर वापस करियर में आगे जाने के लिए या अपनी जगह बनाने के लिए एक स्ट्रगल करना पड़ता है, तो बहुत कहीं ना कहीं एक वर्किंग प्लेस पे छोटे क्रच या इस तरह की फैसिलिटीज उनको हेल्प कर सकती हैं। अगर डेली बेसिस पे भी नहीं तो कम से कम जब उनको रिक्वायर्ड है तो वो ला सकें और काम कर सकें। हेल्थ खराब है बच्चे की, कोई और इशू है, कभी कोई अटेंड करने के लिए नहीं है, तो आपकी क्या राय है? डेफिनेटली होनी चाहिए। गवर्नमेंट को जितना एजुकेशन और चीज़ों में बोलते हैं ना, ये फ्री देना वो फ्री देना, वो तो कर ही रहे हो, ठीक है, बट जो लेडीज़ हैं, वर्किंग लेडीज़ हैं, किसी भी फील्ड में हो, जब उनकी शादी हो जाती है, बच्चा हो जाता है, बड़ा ब्रेक आता है, सारा समाज से लगा के, इवन अब बहुत बार तो उसके खुद के अपने रियल मम्मी पापा भी ये गिल्ट फील कराते हैं, ना ये फील करा देते हैं कि बच्चे को छोड़ के चले आप गए हो। क्या खाने की दिक्कत है जो तुम्हें बच्चे को छोड़ के जाना है? जो ये मैंने महसूस किया लाइन, ये शायद मेरी मदर ने भी बोल दी होगी, मेरे पापा ने तो नहीं बोला, बट मदर ने मेरी बोल दी कि तुम क्यों इतना स्ट्रगल करके तुम्हें जाना छोड़ के, खाने की इतनी दिक्कत हो रही है। बात खाने की नहीं होती है, लोग ये समझते क्यों नहीं है ना ये चीज को कि आप काम सिर्फ लंबा पैसा कमाने के लिए नहीं करते हो। पैसा कमाना नहीं होता, आपने खाने की वाली बात नहीं हो गया ना कि साल भर 2 साल ब्रेक ले लोगे, आप ज्यादा लंबा समय ब्रेक लोगे, फिर वो अपने अंदर कॉन्फिडेंस ला ही नहीं पाओगे हम दोबारा जाए। करेक्ट। तो एक ब्रेक के बाद फिर आपको वो स्टार्ट करना है, और वो चीज सब में नहीं होता, बच्चा कभी भी बड़ा नहीं होता।
हाँ, हर एज सबसे का अपना पहले एक ये है, किसी ने मुझे टोडलर लाइन से बोली थी। लेके और टीनेजर से लेके और उससे बड़े से लेके आपको हर टाइम स्ट्रगल है। मान लीजिए जब आपका बच्चा टीनेज से आगे आ गया, 12th पास आउट हो गया, तब आपको स्ट्रगल तब भी है कि भाई सब्जेक्ट्स क्या होंगे आगे, कैसे मेरा बच्चा कहाँ जाएगा, आपको गलत संगत सेटलमेंट में तो नहीं करना पड़ा है। जाएगा। हाँ, कुछ और तो नहीं कर लेगा, बहुत तो बच्चा बहुत तो कभी बड़ा हुआ ही नहीं, तो आप फिर कब सोचोगे कभी अपने बारे में? तो खुद के बारे में सोचना गलत कैसे है, ये सवाल मेरा गवर्नमेंट व्यूअर से है कि खुद के बारे में सोचना गलत क्यों है? अगर एक मेल पर्सन अपने बारे में सोच सकता है, टीनेजर्स, बच्चे, बच्चियां, कोई भी जो भी पर्सन है, अगर उनको राइट है तो एक फीमेल को राइट क्यों नहीं है? अगर कोई फीमेल खुद के बारे में सोचती है तो वो एम्बिशियस है कि बच्चे को छोड़ के काम पे जाना इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर कोई नहीं कर रही है आज के एनवायरनमेंट में, स्पेशली मेट्रोज में, अच्छा आप कुछ कर नहीं रही हैं क्या? ओके, पहले तो कर रही थी, अब नहीं कर रही। ये सवाल जो है ना, जो फीमेल से पूछे जाते हैं तो उनके लिए एक पैनिक जैसा क्रिएट करते हैं माइंड में। आपको लगता है ऐसा? इसके लिए ना कहीं कई बार किसी हद तक हम लोग खुद रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। पहले शुरू में ना सब बोलेंगे अरे इतने छोटे बच्चे को छोड़ के नहीं जाना चाहिए, इवन अब पेरेंट्स भी बोलेंगे, इन लॉज भी बोलेंगे। और जब आप उसी के सपोर्ट में हो जाते हो कि चलो नहीं जाते हैं छोटी बच्चे, कुछ साल बाद वही आपको एहसास कराएंगे अड़ोस पड़ोस वाले भी, अच्छा आपने ये डिग्री लिया था, आपने ये किया था, फिर नहीं गए। बस 2 मिनट हमदर्दी के बोल के बाद उनकी नज़र में आपके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। और शुरुआत में जो लेडीज़ ये स्ट्रगल को करके मूव ऑन कर गई कि नहीं करा, जैसे तैसे अपने बच्चे को अपने साथ लेके दोनों नाव में पांव रख के चला लिए पतवार चलाया। को। ये ना हमारा कल्चर और स्पेशली सारे फील्ड में, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, चाहे वो आईटी फील्ड हो, ये सबको इतना जागरूक होना चाहिए कि जो लेडीज़ आइदर प्रेग्नेंट हो, छोटा बच्चा हो, ऐसी लेडीज़ को हमेशा प्रमोट करना चाहिए, बोलना चाहिए कि नहीं नहीं आप ला सकते हो। उस तरह की मेंटलिटी नहीं, अरे इतना प्रेगनेंसी, इतना बड़ा पेट लेके भी प्रेगनेंसी में आप क्यों जॉब कर रहे हो। हाँ, कई बार एक ये भी सजेशन देते हैं लोग कि नहीं नहीं ये बाकी सब छोड़ो ना, ये इतने वर्किंग आवर्स वाला काम क्यों करना है, टीचिंग कर लो, छुट्टियां भी मिलेंगी, बच्चों के स्कूल में जाकर ही काम कर लो। ब्रेस्ट फीड में आप अब क्यों ज्वाइन किया? टीचिंग इज अ गुड प्रोफेशन, लेकिन आप अगर मान लीजिए कोई एक बहुत क्रिएटिव पर्सन है या बहुत टेक्नोलॉजी के नोन पर्सन है या फिर कोई फाइनेंस का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल है जो उसकी नॉलेज रखती है और उसको उसमें इंटरेस्ट है जाने के लिए, लेकिन आप उसे कहें कि नहीं, क्योंकि आप ये प्रोफेशन इसलिए चुन लीजिए क्योंकि छुट्टियां आपको मिलेंगी और बच्चे के स्कूल में आप पढ़ा लोगी, वर्किंग भी हो लोगी और कुछ अर्निंग भी कर लोगी। इस तरह के जो ये कमेंट्स होते हैं, कंफर्टेबली जॉब कर लो जिससे घर भी चलता रहे, कुछ 2 पैसे भी आते रहें और आप वर्किंग भी शो कर लो अपने आप को। ऐसी जो जजमेंट्स हैं, ऐसे जो ओपिनियंस हैं, उससे कितना आप सहमत हैं या आपकी क्या राय है इसके बारे में? आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है तो हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, इतना हमेशा समझ के रखिए। अगर कोई भी छोटा ड्रीम हो, बड़ा ड्रीम हो, बहुत बड़ा ड्रीम हो, आप अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही पड़ेगा। कंफर्ट जोन यही होगा जो समाज सिखाता है, आसपास सिखाते हैं, वो लोग कंफर्ट जोन में ही बोलते हैं, बट उसी जोन में रहेंगे तो आप कभी वो नहीं अचीव कर पाओगे। अचीव भी नहीं होता है, आपको खुद से अपने आप से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। बहुत से केसेस आते हैं एंजाइटी के। क्या है वो एंजाइटी? एंजाइटी क्या है? डिप्रेशन क्या है? वो डिप्रेशन उन्हीं लोगों को होता है जो खाली है, जिनके पास बिजी नहीं है, कुछ काम नहीं है, या इतनी दौलत उनको मिल गई है बिना कमाए किसी से, किसी और की मिल गई, लेकिन उनके पास अपने लिए कुछ नहीं है। एक जो 12-15 हज़ार 18 हज़ार की जॉब करता है बंदा या फीमेल कॉप करती है, मैंने कभी भी उनको डिप्रेशन नहीं देखा। डिप्रेशन या तो बहुत ज़्यादा उसने अचीव नहीं किया बट उसे मिल गया, किसी भी तरह से मिल गया, उसके पास कोई काम नहीं है। या मैंने उन लेडीज़ को भी बहुत डिप्रेशन में देखा, आती हैं हॉस्पिटल्स में, सांस नहीं आ रहा, ऑक्सीजन नहीं आ रहा है। क्यों आता है? क्योंकि वो बहुत अच्छी डिग्री में थी, बाद में वो हाउसवाइफ बन गई, उन्होंने छोड़ दिया। स्टार्टिंग में नहीं बोल रहे, लेकिन वो उनका हेडेक ही खत्म नहीं होता, उनकी घबराहट ही खत्म नहीं होती, वो बस उनको अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्रेस करने का तरीका, दूसरा तरीका पता चला है वही चीज़ है। तो आप, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप हार मान सकते हो या आप बोलो, सोच लो। जो है शुरू में सब स्ट्रगल करते हैं, शुरू में सब अपोज करते हैं, बाद में सब फेवर करते हैं। इन सारे कमेंट्स में, इन सारे जजमेंट में आपका क्या राय है कि एक लाइफ पार्टनर का सपोर्ट कितना मैटर करता है? कितना आपके लिए बहुत मैटर करता है। अगर लाइफ पार्टनर अच्छा है, सपोर्टिव है, तो आपके लिए ये सारी चीज़ें, जितने भी ये फैक्टर हैं, कुछ होते नहीं हैं। लाइफ पार्टनर तो कई बार सही मिल भी जाते हैं। थोड़ा सा ऐसा ये उम्मीद रखना कि इन लॉज बहुत सपोर्टिव होंगे, ये तो नहीं हुए। ज़्यादातर इन लॉज तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरी खुद की, मैं अपनी मम्मी पापा को मैं देखती हूँ जो मेरे लिए पढ़ाई के लिए जितने शुरू से रहे, अच्छे रहे, लेकिन जब बाद में बच्चा हुआ या कुछ हुआ तो हमेशा उनको रहा कोई बात नहीं है, मत करो,
आराम से घर में रहो, हस्बैंड कर रहे हैं, हस्बैंड कर रहे हैं तो ठीक है। बट आप हर पॉइंट पे आके आप जो चाहोगे आज मैं शुरू कर दूं, ऐसा नहीं होता है। हाँ, आप कुछ टाइम के बाद कंपटीशन इतना बहुत टफ है इंपॉर्टेंट कि है, हर फील्ड में फिर जब मुश्किल है। आपको आप अपने मन का सुनो, आपका दिमाग का सोचो, अपना मन का सोचो, अपने हिसाब से सोचो कि अब मेरे लिए क्या सही है, जाना गलत, अपने डिसीजन खुद लो, हर समय दूसरों से मत सोचो। अगर ये लग रहा है कि नहीं अब मेरा या बहुत घर में बैठना ठीक नहीं है, अब मुझे जाना चाहिए, नहीं तो मेरा पूरा फील्ड खराब हो जाएगा काम, तो आप निकल जाओ। तो जो भी फीमेल्स इस कंफ्यूजन में हैं और दूसरों की बातों को सुन के उनके जजमेंट्स के वजह से इन्फ्लुएंस होकर अपने सपनों को रोक कर, अपनी इच्छाओं को रोक कर बैठी हैं और कुछ काम करना चाहती हैं लेकिन प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रही हैं कि मैं अपने ड्रीम्स को पूरा करने की तरफ आगे बढ़ूं या फिर फैमिली को भी प्रायोरिटी दूं, तो प्रायोरिटी फैमिली को ज़रूर दीजिए क्योंकि फैमिली तो बहुत ज़रूरी है लाइफ में, लेकिन सपनों को भी प्रायोरिटी दीजिए, अपनी हेल्थ को भी प्रायोरिटी दीजिए। जैसा कि नीलम जी ने बताया कि कैसे डिप्रेशन और एंग्जाइटी के शिकार हो जाती हैं वो महिलाएं जो अपने अंदर ही अंदर अपने उन सपनों को दबाए रखती हैं या फिर जो क्रिएटिविटी, जो टैलेंट वो होल्ड करती हैं उसको डिकोड नहीं कर पाती हैं। तो उस पर भी ध्यान दीजिए और उस पर भी काम कीजिए, डरिए मत और दोनों जगह के बैलेंस को समहाउ करिए मैनेज और बढ़ जाइए आगे। जो कुछ आप करना चाह रही हैं आज से और अभी से ही शुरू करिए। तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखी जा रही है अभी, जो टीनेजर्स फीमेल्स भी हैं, स्पेशली मैं उन यंग गर्ल्स की बात करूँगी कि वो उनका कहना है कि शादी ही नहीं करनी है, काम करना है और शादी का जो एक फिनोमिना बन गया है कि करने के बाद, जैसे आपने भी कहा, ऐसे एक्सपीरियंसेस सुन के शायद उनको लगता है कि ना की जाए और बस मैं वर्किंग ही रहूं। इस पर आपका क्या पर्सपेक्टिव है? ये कितना सही है कि ना करें और सिर्फ वर्किंग ही रहें? मेरे हिसाब से ये गलत है। अच्छा बुरा जैसा भी एक्सपीरियंस है, बुरा एक्सपीरियंस तो फेस तो करो। खाए तो पछताए नहीं, खाए तो पछताए। अगर जैसे हम जब भी किसी एग्जाम में जाते हैं, अगर हमने एग्जाम ट्राई नहीं किया, फेल हो रहे हैं, तो कम से कम पहले अटेम्प्ट तो दो। शादी सबकी खराब नहीं होती है, स्ट्रगल सब जगह है, बट फैमिली होना, शादी करना मेरे हिसाब से समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बहुत गंदा कल्चर चल गया, लिव इन में रहना, शादी ना करना, ये अच्छा नहीं है, किसी भी तरह से नहीं। आप इसको सपोर्ट नहीं करते हैं इस तरह की आइडियोलॉजी को कि हाँ इस तरह से अच्छा हस्बैंड हो, बुरा हस्बैंड हो, अच्छे इन लॉज हो, बुरे इन लॉज हो, बट जो हमारा समाज है, जो बनाए गए हैं वो बिल्कुल ठीक है, शादी तो होनी ही चाहिए। अच्छा बुरा अगर हम बुरा तब बोलेंगे ना जब हमने कभी अच्छा एक्सपीरियंस भी किया होगा, तो जब करेंगे लेकिन तभी तो करियर की वजह से नहीं करती है ना, क्योंकि उनको लगता है कि मुझे फिर करियर ब्रेक लेना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा, तो मेरी जॉब का क्या होगा, मैंने इतनी मेहनत की है तो उसका कैसे होगा, ये भी सोच होती है। हम अपने बच्चों को, चाहे बॉय हो या गर्ल हो, उनको ये सिखाएं। सबसे पहले तो लड़की को ये सिखाएं कि तुम्हारे लिए कोई राजकुमार नहीं आने वाला है सपने पूरे करने के लिए। अपने सपने खुद पूरे करो, टैबू को तोड़ा जाए। नहीं, अपने सपने खुद पूरे करो। ये मत सोचो कि तुम, जब हम IIT हो या PMT हो या नीट हो, जब हम खुद एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, हम उस प्रोफेशनल कॉलेज में जाके 3 साल वो नए कॉलेज में जाके नए लोगों से मिल के वहाँ पे झेल सकते हैं, वहाँ पे अपने सीनियर्स का टॉर्चर, तो फिर नई फैमिली का भी टॉर्चर शुरू में सब जगह दिक्कत आती है, फिर सब जगह जब वहाँ आपने बर्दाश्त किया है, सब किया, तो आगे भी कर लोगे। प्लस माइनस लाइफ में रहना ही रहना है। और पेरेंट्स में स्पेशली फादर का ये बहुत रोल होता है कि लड़कियों को स्ट्रांग बनाए। केवल इसलिए नहीं आपने कैरियर ओरिएंटेड बनाना है, उनको घर से ये सिखाना है कि नहीं फैमिली जरूरी है। शादी वाली जो ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, अच्छी बुरी जो कहो, दूसरे कल्चर में हो ना हो, हमारे यहाँ है, वो ठीक भी है, होना चाहिए। मैं जानना चाह रही हूँ कि तब आपने आयुर्वेद से स्टार्ट किया तो उस वक्त आयुर्वेद का कितना स्कोप था? जैसे आज तो बिकॉज ऑफ हम लोग वेस्ट की तरफ ज़्यादा देखते हैं और चीज़ों से बहुत इंस्पायर्ड रहते हैं कि वहाँ पे कुछ कह दिया कि ये सीड्स अच्छे हैं और इस तरह के डाइट्स को हमें फॉलो करना चाहिए, होम रेमेडीज़ पे ज़्यादा, तो लोग उस चीज़ के लिए अवेयर हो गए। लेकिन तब जब आपने किया था तो लोग आयुर्वेदा को कितना फॉलो करते थे? आपको स्ट्रगल फील हुआ आयुर्वेद डॉक्टर बन के, या फिर आपको लगा कि नहीं मेरे को शायद एलोपैथी में जाना चाहिए था? ऐसा कुछ आपने महसूस किया उस वक्त? ऑनेस्ट तो यही है कि कोई भी जो इंसान प्रिपरेशन करता है, जैसे मेरे फादर चाह रहे थे कि मैं डॉक्टर बनूं, और ये गलत होगा कि मैं ये बोलूँ कि ना मेरा ड्रीम था आयुर्वेद डॉक्टर बनना। स्टार्टिंग में जनरली सच यही है कि हर इंसान PMT, अब इस समय नीट हो गया है, हमारे टाइम पे CPMT CBSE ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम्स होते थे, MCMs हम लोग ये देते थे, तो उस समय यही रहता था टारगेट के MBBS निकलना चाहिए। आयुर्वेदिक डॉक्टर को बहुत अच्छे निगाह से भी नहीं देखते थे, सोचते थे ये तो चूरन चक्री बनाने वाले डॉक्टर हैं, और उतने मेडिसिन उतना लोगों के दिमाग में उतना नहीं था। सबसे ज़्यादा आयुर्वेद को जो अच्छा लोगों को लिए लाए और लोगों ने जाना समझा, बट सबसे अच्छा जो आयुर्वेद को ऊपर लेके गए हैं वो बाबा रामदेव ही है। जो सच है तो सच है। आज अगर आयुर्वेदिक डॉक्टर को लोग पूछते हैं आयुर्वेद को
रिस्पेक्ट देते हैं। इवन आप चाहे योगी जी हो, मोदी जी, इन्होंने और आगे कर दिया, बट स्टार्ट तो बाबा रामदेव ने ही किया था। तो तब आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा इस नहीं, उस पहचान समय को मानने स्टार्टिंग में के वो शुरू बनाने कर के रहे लिए। थे, उनका योग चलने लगा था, बट तभी भी ऐसा लगता था कि अभी हम बाहर निकलेंगे तो बड़ा स्ट्रगल है। स्टार्टिंग में यही फील होता था। लेकिन कॉलेज टाइम पे मैं चूंकि गवर्नमेंट कॉलेज की पास आउट हूँ, तो गवर्नमेंट कॉलेज की वजह से वहाँ पे अच्छा रश रहता था, क्योंकि सब कुछ फ्री होता है वहाँ पर। फिर मैं खुद, अगर मैं पर्सनल बोलूँ कि एलोपैथ का अपना अलग स्कोप है, नो डाउट। अगर हम कभी ट्रॉमा हुआ है, इंजरी हुआ, सीवियर हाई ग्रेड फीवर है, कोई भी एक्यूट प्रॉब्लम है, उसमें एलोपैथ में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ थ्रेटनिंग है, बचाना है उसको। लेकिन क्रोनिक डिजीज में हम जाते हैं, स्किन डिजीज में जाते हैं, तब आयुर्वेद है। और अगर जो नहीं मान रहा है वो गलत है, वो भी जानता है कि आयुर्वेद अच्छा है क्रोनिक डिजीज के लिए। क्रोनिक डिजीज जैसे बोले जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम है उससे रिलेटेड है, स्किन है उससे तो ये रिलेटेड है। बेसिक डिफरेंस है आयुर्वेदा का। हम कह सकते हैं कि अगर हम डिफरेंस करना चाहें आयुर्वेद और एलोपैथ में, इंपॉर्टेंस है, ऐसा नहीं कि तो एक सुपीरियर हम उसको एक पैरेलली कर सकते हैं, बिल्कुल। अचीव उसकी मेडिसिन को साथ में ले सकते हैं, दोनों की एक साथ जैसे किसी डिजीज जैसे को ठीक ईश्वर करने ने के लिए। बनाई है प्रकृति, दुनिया बनाई है, तो हम ये कहें फीमेल डोमिनेंट है या फीमेल ज़्यादा सुपीरियर है, मेल इन्फीरियर है, नहीं। दोनों की अपनी है। मेल का अपना कोई रोल है, फीमेल का अपना रोल है। यहाँ पे सुपीरियर इन्फीरियर या वो पैथी अच्छी है, ये पैथी अच्छी है, कहना गलत है। लेकिन जैसे ऐसा कहते हैं कि अगर आप ये एक मेडिसिन के उस पे हैं, आप ले रहे हैं उस कोर्स को, तो फिर दूसरे वाले पे आप साथ में ना लें। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। बिल्कुल नहीं। अगर किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो किसी हद तक आयुर्वेदिक नॉर्मल मेडिसिन से जिनके साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, उसके साथ वो ले कुछ कॉम्बिनेशन करके पॉसिबल है ऐसा करना? वो एक्चुअली में एलोपैथ एक और आयुर्वेद का भी मिक्स है करके। कि जो बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, अब जैसे हम बात करें कि गंगाराम हॉस्पिटल के जो वो सीनियर, गंगाराम में तो बाकायदा आयुर्वेदिक विंग्स बनी हुई है। जितनी भी अच्छे हॉस्पिटल हैं, बाकायदा आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट है, वहाँ चलता है। कीमो रेडियो के साथ वो पैरेलल आयुर्वेद में भेजते हैं कि आप सपोर्टिव उसको लीजिए। आप जितने भी टॉप कीमो के साथ वो आयुर्वेद के लिए भी रिकमेंड कर रहे हैं। आप गंगाराम का पता लगा लीजिए, मेदांता का कैंसर पता में लगा काम लीजिए। करता है कैलाश हॉस्पिटल है, जी, कैलाश हॉस्पिटल है, यहाँ वाली कैलाश में नहीं, आप ग्रेटर नोएडा के कैलाश में जाइए, बाकायदा आयुर्वेदिक का पूरा डिपार्टमेंट बना हुआ है। ओके, तो वो खुद से कीमो के साथ साथ आयुर्वेदिक मेडिसिन पर भी के उनको साथ भी, मान लीजिए जो सीकेडी मरीज हैं, अब उनकी हफ्ते में 2 बार डायलिसिस पे है, एमएचडी 2 बार डायलिसिस है उनका। यूरिक क्रिएटिन जब 7 से ऊपर होता है क्रिएटिन, तो डायलिसिस के लिए मान लीजिए प्रिपेयर्ड है कि वो डायलिसिस करानी पड़ती है। अब उसको शुरू में 2 बार डायलिसिस हो रही है, फिर धीरे धीरे क्रिएटिन और भी कंट्रोल नहीं हो रहा, वो 13, 14, 17, 18 समथिंग जा रहा है, तो वो 3 बार डायलिसिस में आ गया, फिर अल्टरनेट में। लेकिन इसी के साथ अगर हम पैरेलल आयुर्वेदिक चला देते हैं, बिल्कुल फैक्ट है ये, तो जो हम हफ्ते, अब वो अल्टरनेट डायलिसिस पे आ गया। अब अल्टरनेट डायलिसिस में कितना मुश्किल होता है, रोज जाना, तकलीफ देना, तो वो धीरे धीरे वो अल्टरनेट से हो सकता है हफ्ते में 3 टाइम में आ जाए। फिर साथ में वो भी चलेगा, उसको बंद नहीं होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा उसका यूरिन बन ही नहीं रहा, फेलियर में पड़ा है, किडनी काम कर ही नहीं रही। बट हम प्रोफाइल एक्सरसाइज जब हम आयुर्वेदिक मेडिसिन चलाते हैं और बहुत अच्छे से फॉलो करके चलवाते हैं, जो है लिखा हुआ है, ठीक से करते हैं। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा ले लिया, वो उसमें रिजल्ट नहीं मिलता। जो प्योर आयुर्वेद है, जो शास्त्र ने बोला, चरक सुश्रुत ने बोला है, भागवत ने बोला है, जो हमारे मेन आयुर्वेद के हैं, अगर उस तरह से करते हैं, जनक कह सकें। हाँ, जो मेडिसिन के लिए है वो चरक है, सुश्रुत सर्जरी के लिए है, भागवत मेडिसिन के ही है वो। ओके, तो उसमें रिजल्ट मिलते हैं, अच्छा मिलता है। कीमोथेरेपी में पेशेंट बहुत परेशान हो जाता है, उसका हेयर फॉल से लगा के उसकी खुद की जीने की क्षमता खत्म, उसे लगता है इससे अच्छा तो मैं मर जाता तो ही बेहतर था, है ना। जब उसके साथ आयुर्वेदिक डाल दिया जाता है, आयुर्वेद में क्या ना, एक पार्ट है रसायन, उसमें रीजनरेशन की मेनली रहती है। रसायन में क्या होता है, वो मेडिसिन से ज़्यादा वो हर्ब्स से मेडिसिन डाली जाती है, जिससे रीजनरेशन की प्रोसेस अच्छा होता है। रसायन बढ़ाता है वेलबींग को, सेल्स की। कैंसर क्या होता है, जो खराब सेल्स होता है उसको डैमेज करने का होता है, जो उसको मारने का होता है। बट ऐसा नहीं होता कि जब हम खराब सेल्स को मार रहे हैं तो हमारे अच्छे सेल्स नहीं जाएंगे, अच्छे सेल भी डैमेज होते हैं, इसीलिए कैंसर का मरीज बहुत नीचे जाता है। तो जब हम आयुर्वेद भी चला देते हैं साथ में, अच्छा वाला आयुर्वेद रसायन में, तो उसको वो जो रीजनरेशन थेरेपी अच्छी मिलती है, जो हमारी गुड सेल्स भी डैमेज हो रही थी उसका रेट कम हो जाता है, बनने का प्रोसेस तेज हो जाता है। आपने हेयर फॉल की बात की, तो ये तो सारी फीमेल्स के लिए सबसे बड़ा इशू है, और मैं समझती हूँ कि बहुत सारी फीमेल जब देख भी रही होंगी पॉडकास्ट को तो सोच रही होंगी कि कुछ स्किन और हेयर फॉल की रेमेडीज भी हमें दी जाए। तो हम उस पर बात करना चाहेंगे कि क्या क्या रीजंस होते हैं जब सडनली एक एज के बाद, लाइक जब पीरियड्स फर्स्ट टाइम एक गर्ल को होता है और फिर उसके बाद फिर एक चेंज होता है, क्योंकि एक फीमेल की लाइफ में कई बार चेंजेस आते हैं उनके हार्मोनल में, उनके बॉडी में, तो उस वक्त हेयर फॉल सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है।
तो उसको हम कैसे लाइक उन सिम्टम्स को समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं कि कैसे उसको क्योर करें, और आयुर्वेद उसमें कितना ज़्यादा हेल्पफुल है? क्योंकि ज़्यादातर लोग फिर स्किन स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करते हैं, डर्मेट के पास जाते हैं ये सब चीज़ों के लिए। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि कैन वी ट्रीट विद द आयुर्वेदा मोर बेटर वे द हेयर फॉल एंड स्किन डिजीज? आयुर्वेद मेनली क्या है, जो अगर हम आयुर्वेद देखेंगे तो आयुर्वेद में मेडिसिन जो है, मेडिसिन से ज़्यादा वो लाइफस्टाइल पे फोकस करता है। ओके। आयुर्वेद कहता है कि हमारा ज़्यादातर भी जो बीमारियां होती हैं, डिजीज़ होती है, हमारे लाइफस्टाइल की वजह से होती हैं, स्पेशली स्किन वाली हुई, हेयर वाली हुई। अगर हम अपना लाइफस्टाइल ठीक रखते हैं तो इसमें से हमारी 80 to 90% डिजीज़ नहीं होगी। तो जो लाइफस्टाइल के लिए है तो आयुर्वेद ने 3 उपस्तंभ बताए गए हैं: आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। आहार फूड के लिए है, निद्रा माने प्रॉपर सोना, ठीक से अपना उठना वो तो जाना आज के लाइफस्टाइल में लोगों का हो और नहीं रहा। ब्रह्मचर्य माने ठीक से, ब्रह्मचर्य का मतलब केवल उस सेंस में नहीं ले जाना चाहिए। ब्रह्मचर्य कई चीजों के लिए होता है, गलत आचरण, गलत चीजें। अब हम मान लीजिए वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम बहुत क्रोधित रहते हैं, हम बहुत सारी चीजें, स्ट्रेस अगर हम बहुत ये ज्यादा हाँ, है, stress एंगर इश्यूज हैं, एंजाइटी है। हाँ बिल्कुल। अगर ये 3 हमारे उपस्तंभ बैलेंस बने रहते हैं तो हमारी 80 to 90% डिजीज हमारी कंट्रोल में रहती है, ऐसा नहीं है कुछ। लेकिन फीमेल के साथ तो दूसरा रीज़न भी है। फीमेल के साथ दूसरा रीज़न है, जनरली कई बार तो जब वो कैरियर ओरिएंटेड है तब हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है कि भाई कैरियर में इतना फोकस है, ना तो अच्छी डाइट ले पा रही, ना अच्छा न्यूट्रिशन ले पा रही, और हद से ज़्यादा स्ट्रेस है। तो हेयर फॉल एक बीमारी नहीं है, ज़्यादातर हमारा खुद का करियर तो जो काम कर रहा है उसको लेना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन हम वो ये लेना। सलाह दे सकते हैं कि आप उस पर ध्यान बहुत दीजिए, अपने काम के लिए एम्बिशियस रहिए, लेकिन हेल्थ को साइडलाइन मत कीजिए। तो इसमें मेनली अगर हम अपना उसका फूड और अपना नींद ठीक रखते हैं, हेल्दी फूड, और हेल्दी फूड जो आयुर्वेद में ना दिनचर्या बताई गई है, मासानुमासिक दिनचर्या है कि हमें जनवरी में क्या लेना चाहिए, फरवरी में क्या लेना चाहिए, मार्च, पूरी 12 महीने की दिनचर्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीटीन की, जिनको पीरियड्स आए हैं, तो उनको उनकी डाइट में क्या मेन चीज़ें हम इंक्लूड करें जिससे कि उनको ये हेयर फॉल और इस तरह का इशू ना हो, बॉडी में वीकनेस ना हो, स्किन उनका ठीक रहे। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे जो वर्किंग फीमेल्स हैं, जो वो अपने हेयर फॉल के प्रॉब्लम्स को कैसे क्योर कर सकती है, किस तरह की डाइट खाकर, या कितना वाटर इनटेक उनका होना चाहिए, किस तरह के नॉर्मल हर्ब्स, सीड्स, किस चीज़ को वो इंक्लूड करें अपने डाइट में। आयुर्वेद में बोला गया है कि जो हमारा ब्रेकफास्ट है वो एकदम राजा महाराजाओं जैसा होना चाहिए, मतलब बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट करो आप। बड़ी वाली महाराजा थाली, अच्छी सी आपकी फ्रूट वाली एक प्लेट होनी चाहिए, अच्छा सा, उसमें जिस तरह की, उसमें कोई प्रीटीन्स को भी हम वही चीज़ अपनी चॉइस है, वैरायटी रखनी चाहिए, ये नहीं कि एक ही फ्रूट खा रहे हैं। प्रीटीन्स जैसे अभी जिसको पीरियड हुए फॉर एग्जांपल, तो अब फर्स्ट सेकंड पीरियड या है, तो उसके बाद उसकी डाइट में क्या मेन चीजें हम इंक्लूड करें? जो स्टार्टिंग में मान लीजिए 10 to 13 की एज की गर्ल्स हैं, उनके लिए क्या पीरियड स्टार्ट होते हैं, उसको मेनार्की बोलते हैं, उसमें हार्मोनल डिसबैलेंस रहता है, क्योंकि बच्चा ग्रो कर रहा होता है तो उस समय आयरन की भी उससे डिफिशियंसी होती है। जनरली उसको आयरन नॉर्मल से ज्यादा चाहिए होता है, और कैल्शियम भी, विटामिन डी भी। तो हमें वो फ्रूट्स, वो डाइट वो लेना चाहिए जिसमें आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी, ये सब अच्छा होना चाहिए। अब प्रोटीन के लिए बहुत से लोग आ जाते हैं प्रोटीन पाउडर। मेरा ये मानना है कि नेचुरल, ईश्वर ने बहुत नेचुरल प्रोटीन दी हुई है, फोकस ऑन नेचुरल प्रोटीन। अब कोई पेशेंट बेड पे पड़ा हुआ है, वो खा ही नहीं सकता है, तब हमें वो आरटी के द्वारा या कैबिन पे एरिया हम दे देते हैं प्रोटीन। लेकिन आप चल रहे हो, फिर रहे हो, अच्छे हो, आप नेचुरल प्रोटीन लो। दालें हैं, कितने सोर्सेस हैं प्रोटीन के, आप खुद को, सबको पता रहता है, दादी नानी से लगा के सब लोगों को मालूम रहता है। तो जितने प्रोटीन पाउडर है ये सब उतने इफेक्टिव है नहीं जितनी की मार्केटिंग हम करते हैं। मैं अभी एक आपको बहुत अच्छा इंसिडेंट शेयर करके बताऊंगी। यंग लड़कियां तो कम मैंने केस देखा है, ऑनेस्ट से ही बताऊंगी, लड़कियां शायद स्मार्ट होती हैं, वो उनके बहकावे में आती ये तो आपने बिल्कुल ठीक ये है, बात जो मैंने देखा है कि है। 17-18 ईयर प्रैक्टिस, एक लड़की भी नहीं है जिसको हेपेटाइटिस ए हुआ हो या हेपेटाइटिस बी हुआ हो, मतलब वैसे हेपेटाइटिस बी हुआ हो। और बट मेल बहुत आते हैं, क्योंकि वो उन्हें जिम जाना है, उन्हें जल्दी बॉडी बनानी है, उन्हें और भी जो है कि प्रेशर है कि मुझे और भी लोगों से अच्छा इंप्रेशन। मेरी फ्रेंड है, उन्होंने बोला उनका बेटा 9th-10th में है, क्या होता है, वो जिम जाते हैं, उन्हें जिम करना है, जिम जाते हैं, जिम वाले काउंसलिंग करते हैं, भाई तुम्हें इतनी बॉडी छोटी बनानी है, इतने तुम्हें डोले शोले बनाने हैं, इतना प्रोटीन पाउडर उनको अपने केवल जिम का तो चार्जेस तो उतना ज़्यादा नहीं होता, उन्हें मेनली प्रोटीन पाउडर और इंजेक्शन, सप्लीमेंट बहुत देते हैं। सबसे खराब सोर्सेज है, मैं तो यहाँ ओपनली बोलूँगी। ये तो एक ऐसे है कि कितने लोगों की डेथ इन्होंने कर दी, केवल सिर्फ मार्केटिंग का स्टंट है बेसिकली।
ये उतना ब्रेन वॉश कर देते हैं कि वो बंदा प्रोटीन पाउडर लेने लगता है। और उस प्रोटीन पाउडर में पता नहीं क्या क्या मिला रहता है, स्टेरॉइड वगैरह मिला रहता है। एक ऐसा केस आया, मैं उस समय SRS हॉस्पिटल में थी कि वहीं यहाँ अखाड़े भी है ना, पहलवान बनवाते हैं, अखाड़े बनाते हैं, जो बॉडी उनको दिखाना है WHO में जाके और रिप्रेजेंट करना है। तो एक यंग लड़का था, तो वो हार्डली 21 ईयर्स का यंग पेशेंट था, और उसकी लेकिन शादी हो गई थी, एक बच्चा भी था, 1 साल का बच्चा होगा, वो खुद 21 साल का लड़का, और दुबला पतला, हार्डली उसका 55-60 kg वेट होगा। वो लेके आए वहाँ पे एकदम से स्ट्रेचर में, मैं उस समय SRS हॉस्पिटल की इमरजेंसी में थी, तो मैं इमरजेंसी में बैठी हुई थी, लेके आए उसको, उन्होंने एक इंजेक्शन दिया था, इंजेक्शन का नाम है टर्मिन। जब बीपी बहुत फॉल हो जाता है, बीपी फॉल हो जाता है, तो बीपी को बढ़ाने के लिए, बीपी रेस करने के लिए टर्मिन इंजेक्शन दिया जाता है। उसका कुछ हम लोग 0.1-0.2 ml लेते हैं, और उसको हम लोग डाइल्यूट करते हैं। उसको उसके बाद उसमें जो हम लोग इमरजेंसी मेडिसिन, हम लोगों को एलोपैथिक हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इंटर्नशिप रही है, तो हम लोग को इमरजेंसी मेडिकेशन भी सिखाया गया कि लाइफ थ्रेटनिंग कभी इमरजेंसी हो तो वो सारा होता है। तो उसकी क्वांटिटी जो हम लोगों ने सीखी है, हम लोगों को बताई गई है, 0.02 ml देते हैं डाइल्यूट के बाद। उसने पूरा 1 ampoule उसको दे दिया, और 1 ampoule दे दिया उसको, कार्डियक अरेस्ट हुआ है। जब यहाँ लेके आए वो ब्रॉड डेड था ही नहीं कुछ। ये एक तरह का मर्डर हुआ कि नहीं हुआ, बट ये चल रहे हैं, ये तो मर्डर है। कोई एक्सीडेंट कर दे तो उसको कितनी जेल होती है, कितना लोग मारते हैं, उसने चाकू से मारा। आप क्या कर रहे हो? अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी बहुत है इन ज्यादा। चीजों के लिए। लोग जितने सिर्फ भी जिम खोले एडवर्टाइजमेंट हैं, देख के और maybe शो में देख के इन पता नहीं चीजों वो को क्या लेना स्टार्ट कर बोलेंगे, देते हैं। बट बिल्कुल फैक्ट है। जिम में मैं नहीं बोलती कि कितने वाले अच्छे ऑनेस्ट प्रोटीन पाउडर दे रहे हैं, बट जिम में ज़्यादातर जो प्रोटीन पाउडर देते हैं, और भी कुछ सप्लीमेंट देते हैं, कैप्सूल, इंजेक्शन भी देते हैं। बहुत उनको हेपेटाइटिस जैसा प्रॉब्लम बहुत कॉमनली होती है, बाद में उनको लिवर एब्सेस भी होती है। लिवर एब्सेस तुरंत तो नहीं, लिवर एब्सेस कई रीजन होते हैं, बट हेपेटाइटिस तो बहुत कॉमनली होती है। प्रोटीन पाउडर की आप बात कर रही हैं कि ये सही नहीं रहता, तो अब बहुत सारी रेसिपीज मैंने इंस्टा पे भी देखी और कई जगह, तो हम कैसे घर में अच्छा बना सकते हैं? अगर घर में बनाना हो तो कैसे बना सकते हैं जो आपके हेयर, स्किन और सब चीज को ग्लो दे और बेटर करे? ड्राई फ्रूट्स जैसे होता है आलमंड, वो ले लीजिए, और जो तिल होता है, तिल वाइट वाला तिल, बहुत अच्छा सोर्स है उसमें कैल्शियम का, ठीक है, वो डाल लीजिए। और रोस्टेड भुजा चना, ओके, रोस्टेड भुजा चना प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है, आयरन भी बहुत अच्छा है उसमें। और भी जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हो, सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे होते हैं। हल्का सा फ्लेवर के लिए बच्चों के लिए कोका पाउडर, हाँ डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आजकल वो खांड आती है ना, गुड़, बच्चों को कलर से ज़्यादा लेना देना है। हाँ, मैंने वही कहा, कोको पाउडर डाल दीजिए। और वो क्योंकि हम तो ले लेंगे बिना कलर फ्लेवर का भी। करिए आप, खांड करके भी आता है, जागेरी पाउडर करके भी आजकल आराम से आप डीमार्ट किसी भी में जाइए, आपको बड़े बने डिब्बे मिलते हैं जागेरी पाउडर। वो पिसा पाउडर सा रहता है, मिला दीजिए, कुछ चॉकलेट जैसा दिखता है, थोड़ा सा कुछ और भी मिला दीजिए, जैसे केसर भी मिला दीजिए, आप इलायची भी मिला दीजिए। इसको इक्वल क्वांटिटी में मखाना ले लीजिए, मखाना में बहुत अच्छा कैल्शियम होता है। जो भी अवेलेबल है, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि नहीं हम ये ड्राई फ्रूट्स ले, जो अवेलेबल, जो आपके बजट फ्रेंडली हो, सारे अच्छे होते हैं। तो बजट फ्रेंडली आइटम है, और छोटी सी रेसिपी हमें मिल गई है कि सारे ड्राई फ्रूट लेने हैं। स्पेशली हमें वाइट सेसमे सीड, जिन्हें सफ़ेद तिल हम कहते हैं, वो ले सकते हैं, केसर ले सकते हैं फ्लेवर और अरोमा के लिए, इलायची ले सकते हैं, और जो वाइट मखाना होते हैं वो ले सकते हैं। और बच्चों को अगर खिलाना है हमें, तो उसमें आप कोका पाउडर का यूज़ कर सकते हैं, थोड़े स्वीटनर के लिए जैगरी पाउडर डाल सकते हैं। तो ये थी एक अच्छी रेसिपी आपके हेयर्स के लिए, आपके स्किन के लिए, जो प्रोटीन पाउडर के तरह से काम करेगी, लेकिन ग्लो भी बहुत बढ़िया वाला देगी। तो नीलम जी, अभी हम बात करना चाहेंगे आपके फैमिली सिस्टम में, आप मतलब फैमिली में जो सपोर्ट आपको रहा, जैसे आपने कहा कि उस वक्त आपने स्ट्रगल बहुत किया था, ये फील्ड में आप आए, तो क्या पेरेंट्स को डिसअपॉइंटमेंट हुई, या फिर उन्होंने आपको सपोर्ट किया कि कोई नहीं, आयुर्वेद भी तो हमारा एंशिएंट खजाना है एक तरीके से, तो इसको एक्सप्लोर करो, इसमें कुछ और इन्वेंशंस कर सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं, वो करो? कैसा आपका उस वक्त रहा? स्टार्टिंग में फादर, और मैं तो ये ऑनेस्ट बता रही हूँ, नहीं थे। उनको ये था कि बस आप कॉलेज ज्वाइन कर लो, फिर आप दे दो, क्योंकि हम कॉलेज ज्वाइन करने के बाद दे सकते हैं, बाद में ड्रॉप आउट ले, फिर नया साल से ले सकते थे। बट जैसे कॉलेज में चले जाते हैं ना, तो फिर धीरे धीरे वहाँ पे हर तरह का पेशेंट देखना, लोगों से मिलना, तो समझ में आने लगता है कि नहीं, ये इतना ऐसा नहीं है, अच्छा है। तो मदर का ज़्यादा सपोर्ट रहा कि फादर का, कि चलो कोई नहीं हुआ, लेकिन जहाँ भी हम कर रहे हैं उसको हम बेस्ट वे में कर सकें? एक्चुअली में सच्चाई यही है कि मेरे फादर जो है बिजनेस मैन है, तो मेरे घर में कोई ऐसे आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं है। सबसे जो मुझे इंस्पायरिंग मिला, टीचर्स ही होते हैं।
जो किसी किसी घर में होता है ना कि उनके यहाँ पहले से प्रैक्टिस चल रही है। तो मेरे केस में जो मुझे लगा, जो मैं धीरे धीरे मुझे आयुर्वेद में ट्रस्ट आया, मेरे अपने कॉलेज से आया। जब मैं कॉलेज में गई, वहाँ जाके अपने पेशेंट से मिले, वहाँ पे पेशेंट का आना और लोगों के सुनना, व्यूज सुनते हैं, हम समझते हैं कि अच्छा वो भी ठीक हुआ, उसको यहाँ किया, तो धीरे धीरे ट्रस्ट आया, समझ में आने लगा। फिर जैसे जैसे हम लोग आगे सेकेंड प्रॉप, फाइनल प्रॉप ये जाते हैं, एग्ज़ाम ड्यूटीज़ लगती हैं, तो ऐसा लगा कि नहीं, अपना आयुर्वेद में बहुत अच्छा स्कोप है। और कंपनी आने लगती हैं, हिमालय से लगा के सारी कंपनियां आती हैं, वो अपने रिसर्च करती हैं, हम लोगों पे देखती हैं, पेशेंट पे होती, तब लोग अच्छा इतनी बड़ी बड़ी कंपनी अप्रोच करें तो इसका मतलब ये अच्छा है, कुछ तो है इसमें। हाँ। फिर पास आउट होने के बाद लोगों को सुन के इंस्पिरेशन मिलेगी जो चाह रहे हैं अब इस फील्ड में आना, पास आउट होने क्योंकि के अब बाद तो बहुत इसका अब स्कोप लेकिन हो उस गया है। समय से अब में बहुत चेंजेस आ गए। अब तो बहुत से लोग आयुर्वेद को एज ए प्रोफेशन शुरू में ही जाते हैं कि नहीं मुझे आयुर्वेद ही पसंद है, उस फील्ड में मुझे ऑप्ट वो करना है रीजन है पीएमटी कि करने के बाद। आई थिंक जब से मेनली मोदी जी आए, मैं मानूंगी, पहले स्टार्ट किया पतंजलि ने, ये बाबा रामदेव ने, बाकी बहुत भी और भी लोग थे पुराने लोग, बट लेकिन जो इंटरनेशनल लेवल पे सबके लिए लेके आए वो ये बाबा रामदेव लाए। उसके बाद मोदी जी ने सबसे पहले आते ही योगा डे शुरू किया, आयुर्वेद डिपार्टमेंट बनवाया आयुर्वेद का। उसके बाद जो मोदी जी के बाद फिर योगी जी ने शुरू किया, इन्होंने और आयुर्वेदिक। अब तो इतनी वैकेंसी निकलती हैं गवर्नमेंट डॉक्टर की, मेडिकल ऑफिसर की, इनको बाकायदा रिस्पेक्ट भी बहुत मिलती है। स्टार्टिंग में तो लोग सोचते थे कि ये पैथी अच्छा नहीं है, इससे कोई रिजल्ट नहीं मिलते हैं, लेकिन उन्होंने उसको इक्विवेलेंट ला के दे दिया। मेल फीमेल का रेशो कितना रहा इस फील्ड में? जब आपने कॉलेज ज्वाइन किया, कितनी फीमेल्स थी जो इस फील्ड में वर्किंग थी, आपके साथ पढ़ रही थी या वहाँ पे अवेलेबल थी? मेरा 40 का बैच था, उसमें से 27 बॉयज़ थे, 13 फीमेल्स थी। ओके, तो मतलब एक्सपोजर के तौर पर देखा जाए तो हाँ, आपको वहाँ पे नहीं एक्चुअली में ज़्यादातर में अब हर जगह मुझे ऐसा लगता है सारे कॉलेजेस में ऐसा है कि वहाँ पे कुछ ऐसा था, मतलब एक्सपोजर से मेरा मतलब है कि फीमेल को कितना मिला? रेशो तो ज्यादा था 27-30, लेकिन तो मेल को यही करती है, मेल्स को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती थी वहाँ पर भी, डॉक्टरेट में भी। एक्चुअली क्या होता है ना, पढ़ने में लड़कियां इंटेलिजेंट होती हैं ज़्यादा, मतलब लेबोरियस होती है, इंटेलिजेंट तो नहीं बोलेंगे, इंटेलिजेंट दोनों होते हैं, कुछ अचीव करने की चाह बहुत ज्यादा होती है, टॉपर रहती है वो जनरली फीमेल ही होती है, फीमेल होती है। फिर फीमेल को थोड़ा प्रेफरेंस ज़्यादा इसलिए भी मिल जाता है एज कम्पेयर टू मेल, क्योंकि जो हमारा डिपार्टमेंट है गायनी स्किन, उसमें फीमेल ज़्यादा है, और गायनी में आयुर्वेद का बहुत अच्छा, और इंडिया में ये टैबू कभी नहीं खत्म होने वाला कि मेल भी गायनी हो सकता है। आयुर्वेद में ऐसे आयुर्वेदिक डॉक्टर में फीमेल का बहुत अच्छा स्कोप इसलिए है क्योंकि जो इनफर्टिलिटी है, गायनी की प्रॉब्लम्स है, गायनी की प्रॉब्लम्स में ये एक बिटर ट्रूथ है, एलोपैथ में है, बट इवन अब सारे गायनिकोलॉजिस्ट उनकी 70% मेडिसिन आयुर्वेदिक होती है। अच्छा, जो कि लोगों को नहीं पता होती कि मतलब प्रिंटिंग पैकेजिंग तो वही है, लेकिन लोगों को मालूम नहीं है कि वो मिल आयुर्वेद में नहीं है दवाई। M2 टोन चलेगा, उनके पेन से ईव केयर चलेगा, बट थोड़ा सा क्या है ना, जो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं आयुर्वेदिक, बहुत अच्छे हैं, बहुत होशियार हैं, और उनने सब कुछ अचीव किया, वो बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं आयुर्वेद का अच्छा स्कोप है, आयुर्वेद हम लोग भी लिखते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन। लेकिन जो नए नए हैं तो वो कैसे देते वही है, लेकिन बताते वो नहीं कैसे नहीं वो कैसे एक्सेप्ट कर लें कि नहीं आयुर्वेदोपैथी अच्छी है, वो बोलेंगे नहीं नहीं ये तो एक्स है, ये है, और कुछ समय बाद उनकी भी प्रिस्क्रिप्शन में 2-4 मेडिसिन आयुर्वेदिक आ जाती हैं। कई बार क्या होता है ना, पैकेजिंग ऐसी होती है, कंपनी इस तरह से लॉन्च करती हैं कि बहुत से लोगों को नहीं पता है कि वो जो हम एमडी मेडिसिन के पास गए हैं वो सारी मेडिसिन एलोपैथिक नहीं है, उसके 5 मेडिसिन में से 2 मेडिसिन आयुर्वेदिक हैं, होती है। आप किसी गायनिक के पास चले जाइए, उसमें गायनिक के पास क्या है, हमारे पास गायनिक में हार्मोन ही है, तो आप हार्मोन सब में तो नहीं दे सकते हैं, कोई अनमैरिड लड़की आएगी तो उसमें हार्मोन नहीं चलाते हैं, उसमें फिर क्या चलाओगे, वो ज़्यादातर प्रिपरेशन आयुर्वेदिक होती है। M2 टोन हर गायनिकोलॉजिस्ट के कलम से चलता है, आयुर्वेदिक है। ईव केयर हिमालय कंपनी का है, आयुर्वेदिक है। एमिकोर्डियल आयुर्वेदिक है। जितने भी लिकोरिया की मेडिसिन है सब गायनिक लिखती है, आयुर्वेदिक है, आप उठा के देखिएगा उनको। हम भी कभी कभी एलोपैथिक मेडिसिन लिखते हैं, जैसे इनफर्टिलिटी में ओवल्यूशन के लिए हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन भी है, बट थोड़ा और पेशेंट की एज ज़्यादा हो रही है, जल्दी हमें करना है, तो हम लोग कुछ एलोपैथिक मेडिसिन ओवल्यूशन के लिए दे देते हैं, बट ज़्यादातर हमारा रहता है आयुर्वेदिक। तो आपने स्ट्रगल और एंजाइटी की भी बात की, तो पीसीओडी और पीसीओएस से भी काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स लोगों के अंदर आती हैं, तो या कई बार हमने ये भी देखा और पढ़ा है कि एंजाइटी, स्ट्रेस, ये डिप्रेशन, ये इक्विवेलेंट है पीसीओडी पीसीओएस के, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को गाइडेंस देंगी कि कैसे इसको हम कर सकते हैं? बहुत अच्छा टॉपिक उठाया है।
इस समय अगर किसी भी गायनिक का ओपीडी देख लीजिएगा, नंबर ऑफ फुटफॉल, कितने पेशेंट आ रहे हैं, तो आपको 70-80% पेशेंट आपको पीसीओडी का ही मिलेगा, फीमेल। और एज ग्रुप मैक्सिमम? एज ग्रुप यंग पेशेंट। जब हमने पढ़ाई की तब उस समय पीसीओडी में जो बुक में डाटा लिखा हुआ था कि 5-7% पीसीओडी के पेशेंट होते हैं, बस उस और अब समय। 70%? अब ये है 70 भी मैं कम बोल रही हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। अगर मेरे पास 10 यंग फीमेल पेशेंट आते हैं जनरली 16 ईयर टू 35 ईयर्स वाले, उसमें से आउट ऑफ 10 9 पेशेंट आर सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी। 10 out of 9? यस, मैं अपना बता रही हूँ कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वे में उनको पीसीओडी हो रहा है। उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो यंग पेशेंट हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, तो उनको पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं, वेट गेन। कई बार ऐसा नहीं कि सारे पेशेंट को पीसीओडी वालों को, बहुत पीसीओडी में 3-4 कुछ मेन सिम्टम्स हैं, बट सारे सिम्टम्स हम में नहीं मिलते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्टम है इरेगुलर पीरियड इरेगुलर रहता है। बहुत ज़्यादा हाई लेवल का जब पीसीओडी हो जाता है तो वेट गेन भी हो जाता है, और उसके अलावा बिना मेडिसिन के पीरियड आता ही नहीं है। पीसीओडी का सबसे ज़्यादा दिक्कत ये रहता है कि तो इतनी बार जो वो मेडिसिन ले रहे होते हैं तो उससे फिर उनके बॉडी को इफेक्ट नहीं होते, साइड इफेक्ट नहीं होते? नहीं, पीसीओडी कंटिन्यू रहने के लिए एक्चुअली में देखा जाए तो ये कोई बीमारी नहीं है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है हमारा खुद का ही। जैसे है ना पाइल्स हेमराइड्स होते हैं, हमारा बेटाइम में खाना, रात में जगना, तो वो भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होता है पाइल्स। इसका बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम का भी इस पे कुच असर पड़ता है? हाँ बिल्कुल पड़ता है। पहले पीसीओडी नहीं था, अब पीसीओडी है। इसका क्या रीज़न है? हम बहुत ज़्यादा हम लोग एक्सेस स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं इन दी फॉर्म लैपटॉप, मोबाइल, स्मार्टफोन, यंग गर्ल्स और यंग बॉयज तो बहुत। स्पेशली आप देखिए ज़्यादातर जो आईटी लाइन्स है या किसी में भी सब जगह लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये सब बहुत यूज़ होता है। कोई भी हम अपना खुद से सोचे कि हम अपना मोबाइल कितनी देर अपने से दूर रखते हैं। पीसीओडी के सिम्टम्स क्या रहते हैं, जिससे कि कोई फीमेल ये मतलब कर पाए डायग्नोस कि हाँ मुझे अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ये पीसीओडी के सिम्टम लग रहे हैं मुझे? कई बार लोग इग्नोर भी कर देते हैं ड्यू टू देयर बिजी लाइफस्टाइल। पीसीओडी का सबसे पहला मेन सिम्टम जनरली जो पेशेंट कॉमनली लेके आते हैं, इरेगुलर पीरियड। इरेगुलर पीरियड में इसकी डेफिनेशन भी थोड़ा अलग अलग है। बहुत से फीमेल्स को ये नहीं पता है कि पीरियड का नॉर्मल मेंसेस साइकिल है क्या, कितनी दिन की होती है। जो नॉर्मल आइडियल मेंसेस साइकिल है वो 27-28 डेज की होती है। हम लोग बोलते जरूर ना एक महीने का, 30 या 31 डेज का नहीं है। आइडियल मेंसेस साइकिल 28 या 27। तो अगर ऐसा कंटिन्यूटी में आपके साथ हो रहा है बहुत से पेशेंट है तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। 3 से 4-5 दिन पहले पीरियड आता है तो वो नेचुरल है, नॉर्मल है, वो गड़बड़ नहीं है। उनको लगता है अरे मेरे तो 5 दिन पहले पीरियड आ गया, या 5 दिन बाद आएगा, या 5 दिन बाद आ गया। तो 5 दिन भी नहीं, हम अगर पीरियड की बात करें तो 1 वीक पहले और 1 वीक बाद में आना भी नेचुरल है, क्योंकि हमारी जो आइडियल मेंसेस साइकिल है 27-20 डेज की है। कई बार कुछ रीज़न होते हैं जिस वजह से ये बढ़ भी जाती है। जैसे कभी कभी बहुत स्ट्रेस हुआ तो बहुत स्ट्रेस में हो सकता है जल्दी आ जाए, और कभी कभी और स्ट्रेस में लेट भी हो जाता है, 20 डेज में आ जाए। हाँ, 1-2 साइकिल ऐसा है तो कोई इशू नहीं है। कभी कभी वेदर का भी रहता है, बहुत ठंडी में कभी कभी साइकिल प्रोलॉन्ग हो जाती है, 5-6 दिन बढ़ के आ जाती है। कभी कभी हमने तो ये सिम्टम भी नॉर्मल है? हाँ, कभी कभी हमने जर्नी की, सफर किया, सफर में कई बार अगर ये 5 से 6 महीने लगातार हुआ देन आप उसको पीसीओडी कंसिडर कर सकते हैं? पीसीओडी में जनरली ये 5-7 दिन का फर्क नहीं होता है। पीसीओडी में पेशेंट बोलेगा कि मुझे 2-2, 3-3 महीने मैडम पीरियड नहीं आता है। ओके, ठीक है। आपको कई बार ये बोलेगा कि मुझे मैम 4 मंथ से पीरियड ही नहीं आ रहा, लास्ट मुझे पीरियड ये डेट बताएगा इस समय आया था। और अगर अनमैरिड है तो वो खैर उससे ये क्वेश्चन बनता नहीं है कि प्रेगनेंसी। मैरिड है तो हम पूछते हैं भाई आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया कि नहीं किया, तो वो जनरली ऐसा नहीं कि मैरिड को नहीं, मैरिड को भी है। और पीसीओडी आजकल बच्चे होने के बाद भी हो जाता है। ओके, है ना। बहुत से लोगों को लगता है कि अनमैरिड है, बेबी नहीं कर, हम पीसीओडी है तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। बेबी उन्होंने पहला बेबी जल्दी प्लान कर लिया अपना, कुछ उन्होंने उसमें प्रिकॉशन नहीं लिया। अब बाद में उन्होंने कि नहीं भाई मुझे अब बच्चा जल्दी प्लान नहीं करना है, प्लान नहीं किया 2 साल 4 साल, उसकी वजह से नहीं है, लेकिन बाद में उनको बताते हैं पीरियड गड़बड़ है। तो प्रिकॉशन तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालता ना कि हाँ सिर्फ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है बेसिकली, जिसको लोग समझ नहीं पाते और उसके बहुत सारे ट्रीटमेंट्स ले लेते हैं 3-4 ही मेन बिना लाइफस्टाइल चेंज किए। हमारा खान पान, हमारा प्रॉपर सनलाइट ना मिलना, हमारा ओवर स्क्रीन यूज करना, और रात में ठीक टाइम पे ना सोना। तो विटामिन डी की तो लाइक बहुत नॉर्मल हो गई आज की डेट में ये इशू जो है। मैक्सिमम लोगों को विटामिन डी जो है उनका विटामिन B12 नॉर्मल अवेलेबल आता है। मुझे आज तक किसी की नॉर्मल रिपोर्ट मिली हो।
हाँ, मेरा खुद विटामिन डी ये लो आपके आया। लिए सरप्राइजिंग होगी कि 17-18 ईयर्स डॉक्टर बता रहा है कि उसने आज तक विटामिन डी का नॉर्मल रिपोर्ट नहीं देखा है। जनरली कमी होता है। ओह, अब ये डिपेंड करता है किस लेवल तक कम है। थोड़ा बहुत कम होता है तो हम ओरल सैचेट आते हैं, कैप्सूल आते हैं, वो दे देते हैं। बहुत ज़्यादा कम है तो इंजेक्शन लगाते हैं, बट इंजेक्शन के कंपेयर में सैचेट या ओरल लेना ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है। खाने में मतलब क्या वो लाइफस्टाइल तो चेंज करना है कि आपको टाइमली सोना है, टाइमली उठना अच्छी है। डाइट लेना है, टाइम पे सोना, टाइम पे जगना है। इनटेक अगर- किस चीज का बढ़ाया जाए फूड आइटम्स में, और किस चीज को बिल्कुल कट ऑफ कर दें कि अगर उनको इजी बिना मेडिकेशंस के, बिना साइड इफेक्ट वाली दवाइयां खाए अपना पीसीओएस या पीसीओडी ठीक करना है, तो किसका इनटेक हाई करें और किसको बिल्कुल अपनी डाइट से कट ऑफ कर दें? मैं आपको कुछ ऐसे तो पेशेंट की लिस्ट बताऊंगी जो मेरे पेशेंट थे जिनको पीसीओडी था और शादी हो गई थी, दे आर नॉट एबल टू कंसीव, उनके पीरियड भी नहीं आ रहे थे। ओके, मतलब फर्टिलिटी पर भी इफेक्ट पड़ता है फर्टिलिटी PCOD था, का? वो आई मेरे पास थे कि सी वांट टू कंसीव, उसे कंसीव करना था इसलिए मेरे पास आई। जब मैंने उसके टेस्ट कराया तो उसमें अल्ट्रासाउंड में पीसीओडी आया। इसको Okay. पीसीओडी, मैंने उसका मेडिकेशन चलाया, बट वो थोड़ा patient मेडिकल क्वेश्चन है, लेकिन अल्ट्रासाउंड में कैसे जो पता टीवीएस चलता है? स्कैन होता है ना, ट्रांसवेजाइनल TVS scan, सोनोग्राफी, okay, okay. उसमें ओवरी जो पीसीओडी का फुल नेम होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। Okay. पीसीओएस बोलते हैं सिंड्रोम के लिए, पीसीओडी है डिजीज के लिए। बहुत सारे जब हो जाते हैं तो उसको सिंड्रोम बोल देते हैं। सिंड्रोम डिजीज के आगे की स्टेज है। जब केवल पीसीओडी तो इनिशियल है, जब ये इसके साथ और भी चीजें एसोसिएट हो जाती है, जैसे हिर्सुटिज्म। हिर्सुटिज्म क्या होता है? चेहरे पे बाल आने लगते हैं, बहुत ज्यादा वेट गेन हो जाता है, तो इसको हम लोग फिर पीसीओडी के साथ हिर्सुटिज्म भी बोलते हैं। फिर ये पीसीओएस में चला जाता है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो रहा है, कई सिम्टम्स हो रहे हैं। ये बहुत ज्यादा खराब स्टेज है, आगे वाली स्टेज के लिए बोलते तो ये हैं। किसी भी एज में हो सकता है, ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है? जो जनरली हेयर ये ग्रोथ सारी आपने बोला चीजें हार्मोनल चेंज से और सबसे। जनरली जो रिप्रोडक्टिव स्टेज होता है उसी में ही होता है। ओके, रिप्रोडक्टिव स्टेज हमारी मानी गई है 15 टू, अच्छी जो रिप्रोडक्टिव स्टेज है 15 टू 40 ईयर्स है। ओके, 40 ईयर्स के पर बाद 40 के बाद तो कंसीव तो मेनोपॉज कर वाली सकती है, इश्यूज बट भी आने बहुत लगते अच्छी हैं। नहीं है। और सबसे पीक की जो रिप्रोडक्टिव स्टेज है वो 18 से 25 साल 27 साल है, जो जिसमें ओवम अंडा जो बनता है बहुत अच्छा बनता है और क्वांटिटी भी अच्छी रहती है। हमारी साइकिल में साइकिल में एक ही अंडा बनता है, कभी लेफ्ट ओवरी से कभी राइट ओवरी से। एक ही एग्स रहेगा। हाँ, और पीसीओडी में क्या होता है, जैसे कि इसके नाम से पता चला पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे सिस्ट बनते हैं और उन सिस्ट में फॉलिकल्स होते हैं, उस फॉलिकल्स में अंडे बन रहे होते हैं। जनरली साइकिल में क्या बनना चाहिए? एक अंडा बनना चाहिए, इधर कभी लेफ्ट ओवरी से बनता है कभी राइट से बनता है, एक ही अंडा। जब पीसीओडी हो जाता है तो बहुत सारे सिस्ट बन जाते हैं, उस ये cyst में cyst बहुत सारे cancer- फॉलिकल्स बनने कैंसर का कॉज भी दिखेगा। कर सकता है? हाँ? ये सिस्ट कैंसर कॉज भी नहीं, कर सकता कैंसर है? नहीं करता है। इसमें बहुत सारे अंडे एक साथ बनते हैं, बट इसमें कोई भी अच्छा अंडा नहीं होता है। जब अच्छा अंडा नहीं है तो वो कंसीव भी नहीं कर पाएगी, इसीलिए पीसीओडी का इफेक्ट डायरेक्ट पड़ता है कंसीव करने में, फर्टिलिटी में। थैंक यू, आपने बहुत इजी प्रोसेस में इसको एक्सप्लेन किया कि कैसे वो एग्स इतने ज़्यादा हो रहे होते हैं और वो कुछ फ्रूटफुल नहीं है, तो इसकी वजह से वो इनफर्टिलिटी हो जाती है। तो ये बहुत नोटिस करने वाली बात है कि अगर आप इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स है तो इमीडिएटली अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। तो हमने ये सवाल भी पूछा था कि कैसे इनटेक किन फूड्स का बढ़ाएं और किन को बिल्कुल अपने डाइट से कट ऑफ करें। जितना भी जंक फूड है वो सारा बंद होना चाहिए। और जंक फूड में हमारा पैकेट फूड होता है, इवन अब पैकेट फूड में हमारे जूसेस सॉसेस सब आते हैं, कैलोरी काउंट, चीज सोडियम आते हैं, हाई जितना भी सोडियम। पैक्ड फूड आता है ना उसमें कुछ क्वांटिटी में प्रिजर्वेटिव रहते ही रहते हैं। वो लिखते जरूर है नो प्रिजर्वेटिव, बट होते हैं। आप बताइए, आप अपनी प्रैक्टिकली बताइए, आप फ्रेश जूस निकालते हैं घर में, आप बाहर रखिए, अगर आपने उसको आधे घंटे के अंदर कंज्यूम नहीं किया उसका टेस्ट बेटर हो जाता है। तो आप फ्रेश जूस पियो, तुरंत पियो, उसका क्या टेस्ट होता है, आधा घंटे के बाद क्या जूस होता है। जितने भी जूस हैं इनकी एक्सपायरी कितनी होती है, कभी चेक किया है? काफी लंबा रहता है, 2-3 महीना। तो वो कैसे आपके वो खराब कैसे नहीं लगते? तो इसका मतलब जरूर प्रिजर्वेटिव है। लेकिन में लेबलिंग करने में क्या जाता है, वो बोलते हैं कि हेल्थ कॉन्शियस प्रिजर्वेटिव, और प्रिजर्वेटिव होती है। मैं तो खैर पीती ही नहीं हूँ क्योंकि मुझे तो वो शुगर का पानी लगता है। हाँ। तो मैं तो पैकेट फूड और कोई भी तरह के शुगर ड्रिंक्स बिल्कुल ही अवॉइड करती हूँ। पुराने जो हमारा ओल्ड कल्चर था ना, उस लाइफस्टाइल में आप वापस चले जाइए, आपका पीसीओडी बिना मेडिसिन के भी ठीक हो सकता है। अच्छा, तभी इसलिए उस वक्त ये बीमारियां सुनने में ही नहीं आती थी, उनको पता ही नहीं था कि पीसीओडी पीसीओएस क्या होता है। और आज इतना कॉमन हो गया जैसे खांसी जुकाम या फिर कोई फ्लू हो, इतना हम परसेंटेज डाइट बढ़ अच्छी गया है। लेते हैं, लेकिन हम उस डाइट के साथ जनरली वो रीजन देखिए, आप किसी को बोले कि वो जंक फूड ही खाता है, वो जंक फूड अकेले रीजन नहीं है पीसीओडी का। जंक फूड के साथ हम इनडायरेक्ट वे में, जिसको हम जंक फूड नहीं बोलेंगे, वो जंक फूड ही है। जितनी कुकीज़ हैं, जितने ब्रेड हैं, जितने जूसेस हैं, जितने सॉसेस हैं, सब में प्रिजर्वेटिव है।
और केचप तो बच्चे एकदम डाल डाल के बहुत हाँ। बहुत सारा। उसके लिए अगर आप मन बना लें कि नहीं मुझे नहीं खाना है, कम खाना है, आप चटनी है बनाओ घर ग्रीन में। चटनी हमारे यहाँ कितनी बनाइए। तरह की चटनियाँ बनती हैं। चटनियाँ तो अगर साउथ में देखें तो मतलब हम फ्रेंड्स मेरे रहे हैं तो तब मैंने जाना कि हम तो ग्रीन चटनी, नारियल चटनी, टर्मरिक चटनी और ये जितने कोकोनट चटनी है यही ज़्यादातर हमने खाया। लेकिन वहाँ जाके मैंने उनके पास देखे कि इतने वैरायटी ऑफ चटनीज़ हैं साउथ में, फ्लेवर्स और छोटे छोटे इंग्रेडिएंट्स को चेंज करके मिक्स करके है। तो ऐसा कुछ चटनी फार्मूला भी हम बना सकते हैं, हेल्दी चटनी। नहीं नहीं, जो भी पसंद हो आप नेचुरल लीजिए, उसमें कोई इतना जो इशू कि नहीं है। डिप्स को और जैसे बहुत सारी चीजें डिप्स हैं उनको रिप्लेस कर सके उसकी एक जगह, इसमें हमेशा जो लोग नींद खाने का के बहुत है। शौकीन हो। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि आयुर्वेद में 3 उपस्तंभ हैं जो हम्म, मेन बोलते हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए: आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। हम्म, निद्रा का मतलब है हमारा सोने का टाइम भी ठीक होना चाहिए। हम्म, हम लोग जनरली 11-12 बजे से पहले, ज़्यादातर मैंने ऐसा, मेरा खुद का है, मैं सो नहीं पाते, उसमें भी फिर मोबाइल लेके लेटते हैं हम लोग। हम्म, 2-2 घंटे स्क्रीन टाइम चल रहा है, तो फिर आगे बहुत जल्दी, पहले डायबिटीज़ आती थी, भले नहीं भी बताओ 50, 55, 60 साल में, आजकल 20-25 साल वालों को भी डायबिटीज़ हो जा रही है, टाइप 2। डायबिटीज में आयुर्वेदिक से कुछ क्योर है? बहुत अच्छा है। क्योंकि एलोपैथ में तो डायबिटीज से ऐसा कुछ क्योर नहीं है, सिर्फ इंसुलिन के इंजेक्शन है। तो आप नहीं, मेडिसिन उसमें की कैसे है, क्योर करते इंसुलिन तो हैं लास्ट आयुर्वेद स्टेज में? में आता है। अगर हम आयुर्वेदिक को शुरू से लेते रहें, जैसे एक डायग्नोस बहुत हुआ अभी आपके यूनिक। आया रिपोर्ट में कि डायबिटीज है या प्री डायबिटिक है या बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर है, तो आयुर्वेद से क्योर हो जाता है। हाँ, आयुर्वेद से क्या, आप आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद बहुत ज़्यादा मेडिसिन के लिए स्पेसिफाई है ही नहीं। अगर हम आयुर्वेद को बहुत अच्छे से एनालाइज करें, वो होता है, वो उनके लिए है। और फिर मेडिसिन भी जाते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन अगर आपका इनिशियल लेवल का है, आपको फर्स्ट टाइम डायग्नोस हुआ है शुगर आपको फर्स्ट टाइम डायग्नोस हुआ है, और आपके अंदर इतनी विल पावर है कि अपने लाइफस्टाइल को सुधार लो, तो आप Everyday अपनी walk आप and बिना मेडिसिन के भी diet. ठीक होते हैं। लेकिन आप भी मान लीजिए कि आपका डायबिटीज इस स्टेज का आ गया कि इनिशियल का नहीं है, कई साल पुराना है, आप ऑलरेडी 2-2, 3-3 एलोपैथिक मेडिसिन में हो, या आप इंसुलिन में हो, आप उसमें आयुर्वेदिक आप स्टार्ट करते हैं, तो आपके और डेफिनेटली है, जो आपकी जो भी मेडिसिन चल रही थी उसकी डोज धीरे धीरे कम हो जाएगी। आप इंसुलिन है तो इंसुलिन के जितने यूनिट लग रहे हैं वो कम हो जाएंगे। मान लीजिए 3 टाइम इंसुलिन दे रहे हैं तो 2 टाइम पे आ जाएगा, 1 और टाइम उसमें पे बुरा क्या है कि आपको मेडिकेशंस को और रिड्यूस ये करने का सारा मौका मिले जितनी और भी आयुर्वेदिक नॉर्मली हील मेडिसिन है, करने का भी। इनकी सबसे अच्छी बात होती है रीजनरेशन पावर को भी बढ़ाते हैं। केवल ये डिजीज को ठीक नहीं करता है, आपके बाकी के सेल्स को भी अच्छा करता है। तो उससे अगर हम ऑटोमेटिकली किसी हील होता पेशेंट है। को उसको हेपेटाइटिस हुआ है, सपोज करो हम लीवर के लिए मेडिसिन चला रहे हैं, तो जो मेडिसिन हमारा सिर्फ लीवर के लिए नहीं एक्ट करेगी, उसमें इतनी मेडिसिन और भी साथ में उसमें इंग्रेडिएंट रहते हैं, उस पर और भी सिस्टम काम करेंगे कि उसके हम किडनी को भी चुस्त दुरुस्त रखेंगे कि भाई उसको टॉक्सिन ना मिले। उसके रसायन वाली मेडिसिन डालते हैं ताकि और सेल्स बनने का प्रोसेस तेज हो जाए। अब जैसे डेंगू में होता है, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा है आयुर्वेद का। उसमें देखिए कोई एलोपैथिक मेडिसिन नहीं है, एलोपैथी में कोई मेडिसिन नहीं है फॉर डेंगू। तो डायबिटीज की तरह जैसे जो बड़ी डिजीज है लाइक कैंसर है, तो इनमें भी मतलब आपने जैसे कहा कि अब कीमोथेरेपी एडवांस से स्टेज का दिलवाते हैं, कैंसर तो है कि मान लीजिए मास और ट्यूमर हो गया तो उसको तो निकालना ही उसको पड़ेगा एलोपैथ में सर्जरी एलोपैथ के से थ्रू। करना पड़ेगा। लास्ट में बिल्कुल जब नहीं शुगर कंट्रोल होती है तो हम इंसुलिन में चले जाते हैं। लेकिन अगर हम इनिशियल में हम आयुर्वेद डाल कर दें ना तो हम उस स्टेज तक ही नहीं पहुंचेंगे। ओके, तो थायराइड भी एक बहुत बड़ी थायराइड का भी डिजीज है। है आज की डेट में, तो आयुर्वेद से आप अपने हम कर सकते हैं उसे क्योर? हाँ बिल्कुल, मेडिसिन से हम आयुर्वेद में जो हीलिंग थायराइड प्रोसेस है को फास्ट कर सकते हैं। हाँ, आयुर्वेद में एक तो हमारा लाइफस्टाइल तो हर एक डिजीज में चलेगा, लेकिन आयुर्वेद में कुछ मेडिसिन आती है जिसमें अगर आपका थायरॉक्सिन बहुत हाई नहीं है, 6 है, 7 है, 8 है, आपको एलोपैथिक मेडिसिन की जरूरत ही नहीं है। अब हम बात करना चाहेंगे मेनोपॉज पे, क्योंकि हमारा वुमेन बेस्ड ये शो है, तो ये जो प्रॉब्लम है ना वो बहुत ही कहते हैं ना इग्नोर्ड है। बहुत सारी फीमेल्स तो कई बार समझ ही नहीं पाती हैं कि वो प्री मेनोपॉज क्या है, मेनोपॉज अभी चल रहा है, सिर्फ नाम सुना है कि हाँ ठीक है एक टाइम के बाद पीरियड विल बी ओवर, वो हमें नहीं आएंगे। लेकिन जब प्री मेनोपॉज पीरियड जब स्टार्ट होता है उस वक्त मैंने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा, रिसर्च किया, जब इसके कई सिम्टम्स कई फ्रेंड्स के साथ सुने और जाने, तो उसमें ये बताया गया कि बहुत सारे मूड स्विंग्स हैं और बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हैं जिनको लोग समझ नहीं पाते, और शायद कभी कभी फीमेल्स खुद भी। तो इसको इजी बनाने के लिए कुछ आप एडवाइस देना चाहें कि कैसे इनको जाने, इन सिम्टम्स को कैसे इनके साथ डील करें, और लोगों को हम थोड़ा अवेयर भी करेंगे कि जो फैमिली भी है उस ड्यूरेशन में कैसे उनको सपोर्ट करें। मेनोपॉज, सबसे पहले तो ये समझिए कि मेनोपॉज ये प्रॉब्लम नहीं है,
ये हमारे फीमेल की एक लाइफस्टाइल की एक स्टेज है। जैसे जब पीरियड स्टार्ट होता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया, उसको हम मेनार्की बोलते हैं। वो जनरली फीमेल में 12 साल से 13-14 साल, आजकल किसी किसी फीमेल में 9-10 साल में भी पीरियड स्टार्ट हो जाता है गर्ल्स को। ऐसे ही मेनोपॉज होती है, ये पीरियड ख़त्म होने की स्टेज। जब मेनार्की होती है, पीरियड स्टार्ट होता है, तब गड़बड़ होता है। तब शुरू में फीमेल को एक पीरियड आएगा, फिर हो सकता है 5 महीने 6 महीने ना आए, या 1 साल ना आए, या हो सकता है कि 15-15 दिन में, ये 1-1.5 साल डिस्टर्बेंस रहती है। स्टार्टिंग में मेनार्की में भी डिस्टर्बेंस रहती है, तो उसमें सिर्फ काउंसलिंग होती है। आप उसको बिठा के पीरियड को अटेंडेंट को समझा दो, उसको भी समझाओ, लड़की को भी समझाओ, और उसके मदर और फादर सिम्टम्स को कैसे पहचाने कि ये प्री मेनोपॉज है? हाँ, या फिर अब मेनोपॉज ही आने वाला है? किस हाँ, एज से स्टार्ट होता है? हाँ, अब जो मेनोपॉज है, प्री मेनोपॉज, मेनोपॉज, जो प्री मेनोपॉज है 45 टू 47 ईयर्स में होता है, 42 से 47 साल, 5 साल का जनरली होता है। ये पीरियड ख़त्म होने के पहले का स्टेज है। इसमें जो फीमेल को रहता है, ये बीमारी नहीं है, ज़्यादातर में ये प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम पेशेंट की काउंसलिंग कर देते हैं, उनको अवेयर कर देते हैं, तो उन्हें पहले से पता है कि ये मेरे में चेंजेस आ रहे हैं, दैन आई विल बी मेंटली प्रिपेयर्ड। होगा, कोई बात नहीं, मुझे इसमें मूड स्विंग रहता है, बहुत गुस्सा आता है, एकदम से अजीब सा, हॉट फ्लैशेस, आपको बैठे बैठे ऐसा लगेगा कि कितनी मुझे गर्मी लगी, बहुत गर्मी लगी। और पीरियड गड़बड़ हो जाना, जैसे स्टार्टिंग में पीरियड गड़बड़ हुआ, लास्ट में पीरियड गड़बड़ हो जाना। और उस पीरियड गड़बड़ में ज़्यादातर जो फीमेल मैंने देखा है, उनको ये इशू ज़्यादा रहता है कि हैवी मेंसेस होता है। पीरियड 10-10 दिन में आ जाता है, पीरियड 15-15, पता चला 1 महीना स्टार्ट हुआ पीरियड, और 15-15 इमोशनल लो भी फील करती है, इमोशनली भी उस सिचुएशन में फीमेल्स। अगर हम काउंसलिंग कर देते हैं, उनको बता देते हैं, जैसे हमें किसी भी चीज़ का क्या होता है ना, कई बार जब उनको मालूम ही नहीं है कि ये नेचुरल है, ये नॉर्मल है, सबको इससे गुजरना है, तो उनको लगता है कि मेरे साथ कुछ अबनॉर्मल हो रहा है। अब चूंकि उनको उसमें मूड स्विंग है, और घर वालों को लगे बड़ी चिड़चिड़ी है, बहुत परेशान है, वो अटेंशन नहीं दे रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे, तो ये सबको पता होना चाहिए कि ये उनकी स्टेज है। इस समय ये एक नेचुरल है, वो ऐसे ही नहीं चिल्ला रहे हैं या गुस्सा कर रहे हैं। सपोर्टिव होना चाहिए। इस समय मूड स्विंग होता है, मेरी मदर का, मेरी वाइफ का होगा, क्योंकि वो मेनोपॉजल या प्री मेनोपॉजल स्टेज में चल रही है। आपको लगता है कि मेल्स में इतनी अवेयरनेस है ये प्री मेनोपॉज और मेनोपॉज को लेके? मुझे तो लगता है बहुत ही अनहर्ड, और क्या कहते हैं ना कि बिल्कुल उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया है, इस टॉपिक की तरफ, कि किसी शायद मेल्स को ढंग से ये समझ भी आता हो कि अगर हम और भी चीज़ों की बात करें, मेल फीमेल रिलेशनशिप की भी बात करें, उस दौर में जब एक फीमेल प्री मेनोपॉज या उस सिचुएशन से गुजर रही है, तो मुझे नहीं लगता कि परसेंटेज बहुत ही कम होगा जो उसको अंडरस्टैंड करते हो या इसका मीनिंग भी समझते हो। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपने बिल्कुल सही बात बोली है। इसमें केवल अगर मेडिको को छोड़ दें ना, जो मेडिको लाइन में है, उनके अलावा कोई भी अवेयर नहीं है, ना कोई सुनना भी नहीं चाहता। अवेयर की बात नहीं है, अगर आप अवेयर फैलाओगे ना, तो अभी वो इस स्टेज पे नहीं आए कि वो सुने समझे, सुनना भी नहीं चाहते। उनको लगता है ये मेरे मन का, मेरे फील्ड का टॉपिक नहीं, क्या सुनना, ये बीवी का, मम्मी का क्या सुनना। मतलब क्यों समझते हैं कि वुमेनहुड का ये एक सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज क्या है। रहता है कि, और हाँ, एक और रहता है, जनरली मेनोपॉजल स्टेज में फीमेल को सेक्स की डिजायर नहीं रहती है, और इसका जस्ट अपोजिट होता है मेल के साथ। जब उनका तो मेनोपॉजल नहीं होता है, बट उनका जो जब फीमेल 50 के अराउंड की एज होगी, 48 होगी, 45 होगी, उसको सेक्सुअल डिजायर बिल्कुल नहीं होती है, और मेल को सेक्सुअल डिजायर बहुत ज़्यादा होती है। तो उनको ये लगता है मेल को कि ये परेशान कर रहे हैं, ये रोज का ड्रामा है। जनरली आते हैं मेरे पास ऐसा लाइन बोलते हुए, काउंसलिंग करनी पड़ती है। मैंने देखा उनमें से ज़्यादातर मेल काउंसलिंग सुनना ही नहीं चाहते, वो बाहर निकल जाते हैं। ओह माय गॉड। तो ये स्ट्रगल यहाँ भी अकेले फीमेल के जिम्मेदारी पर ही आ गया। ये किसी को नहीं पता, ये सिर्फ अगर कोई अपनी हेल्थ से भी जूझ रही है, और वो इमोशनल हार्मोनल इम्बैलेंस की सिचुएशन से भी जूझ रही है, प्लस फिर जब अगर हस्बैंड आपका है, पार्टनर है, अगर वो भी इस तरह के नॉन अंडरस्टैंडिंग एटीट्यूड के साथ आपके पास आए, तो वो एक और स्ट्रेस उसके ऊपर कंधों पे आ जाता है। एक मुझे ऐसा लगता है, चूंकि फादर बेटी के लिए बहुत सपोर्टिव होता है, तो मेनार्की के बारे में फिर भी मेल को पता है, बिकॉज फादर की बेटी की बात है ना, उनकी बेटी उस स्टेज में जा रही है। बट वाइफ, मैंने जैसे बोला ना, ये प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा किसी के लिए कुछ होती नहीं है। तो मुझे नहीं लगता किसी भी मेल को, जो मेडिको नहीं है, मेडिको को तो पता है क्योंकि वो पढ़ा है, उसे मेडिकल में है तो उनको मालूम है। नॉन मेडिको को अगर हम कहेंगे, किसी को नहीं पता मेनोपॉजल सिंड्रोम। हाँ, मेनार्की फिर भी पता होगा, क्योंकि वो इसलिए पता है ना कि उसकी बेटी को है, और फादर बेटी के लिए बहुत, तो हम उम्मीद करते हैं जो भी व्यूअर्स हमारा ये शो और हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो वो इस चीज़ के लिए
खुद भी अवेयर हों और अपने आसपास अपने दोस्तों को भी अवेयर करें कि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है एक फीमेल की लाइफ में। प्रॉब्लम तो नहीं, लेकिन एक स्टेज है जिसके साथ एक सपोर्ट सिस्टम जब अगर इमोशनली मिलता है किसी फीमेल को, तो वो उस प्रॉब्लम को, उस फीमेल इश्यूज़ को आराम से हैंडल कर पाती है। नहीं तो फिर इमोशनल स्ट्रेस तो है ही, और फिज़िकल जो हेल्थ उनकी इम्पैक्ट हो रही है वो स्ट्रेस भी उन्हें है। तो इस तरह के पेशेंट्स आपके पास कई बार आते होंगे। अभी जैसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं जिसमें हमने बात कही, थायराइड है, पीसीओडी, पीसीओएस है, तो हेयर और स्किन जो है उसके भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। तो स्किन में जैसे इतने सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं अभी कि ये भी लगा लीजिए, वो भी लगाएं, विटामिन सी फेस पे लगाएं, जेल लगाएं, पैक लगाएं, तो उसको आप किस तरह नज़र से देखती है बीइंग आयुर्वेदिक डॉक्टर कि वो कितना काम करता है, या फिर वो भी, उनमें भी बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं जो आपके स्किन को हार्म कर सकती हैं। तो हमें मतलब वो प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर हमें अपने आयुर्वेद वाली जो पैटर्न्स हैं कि नेचुरल चीज़ों को फॉलो करें, नेचुरल चीज़ों को अपने स्किन को केयर करने के लिए यूज़ करें, वो करना चाहिए? इनिशियल लेवल का चाहे स्किन का हो या हेयर का हो, तो हमारे दादी नानी, हमारा किचन है वही बेस्ट है। ठीक है, किसी किसी में बहुत एडवांस स्टेज का स्किन प्रॉब्लम भी होता है, हेयर फॉल भी होता है, वहाँ पे आयुर्वेदिक मेडिसिन है, दिखाने के बाद यूज़ करना चाहिए। आप आयुर्वेदिक डॉक्टर को कंसल्ट करिए, वो आपकी प्रकृति देखेगा, वो आपका स्किन का टाइप देखेगा, वो आपको समझेगा कि किन मेडिसिन की ज़रूरत है, वो देन प्रिस्क्राइब। इनिशियल लेवल का तो हमारे अपना भी, जैसे मैंने बताया है कि हम लाइफस्टाइल ठीक करेंगे, ठीक हो जाएगा। लेकिन किसी को इतना हेयर फॉल हो गया कि एलोपेशिया, जनरली फीमेल को नहीं होता, मेल को होता है एलोपेशिया, बट ऐसा नहीं है कि आपको कोई फीमेल नहीं मिलेगी जिसको गंजापन नहीं हुआ, होता है। अब जब आपको इस लेवल का अगर लगे कि नहीं बहुत ज़्यादा सीवियर वाला हो रहा है, देन गो ऑन आयुर्वेदिक डॉक्टर। स्किन में rather than taking such kind of नहीं, oils ऐसे और नहीं लेना चाहिए। शैम्पू जो इतने मार्केटिंग रहता है वो किसी वर्क का करता है भी वाकई? लगाने से ज़्यादा खाने का इफेक्ट होता है। हम Okay. कोई प्लांट हो, आप कॉमन समझिए, कोई प्लांट है हमारे यहाँ, हम पौधा थोड़ा है, सिंप्लीफाई हम करें उसको अपने स्प्रे व्यूअर्स को। करते रहे कोई चीज़, या हम उसकी मिट्टी में भी डालें, उसको रोपाई भी करें, उसको फर्टिलाइजर भी दें, उसको प्रॉपर सनलाइट भी दें, तो वही हमारी बॉडी में है। हाँ, क्योंकि खाली लोकल उसकी लीव्स को एप्लीकेशन का रोल चमकाने से है, कुछ नहीं लोकल होगा। एप्लीकेशन का रोल है जब बाहर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाते हैं। लेकिन अगर इंटरनल है, जितना भी आयुर्वेद है, हमारा जो आयुर्वेद है, बोलते हैं कि जो हम भोजन लेते हैं अपच होता है, आम बन जाता है, आम माने अनडाइजेस्टिव, मतलब उतना अच्छा नहीं है कि जिस तरह का हम भोजन करते हैं। अगर हम बैलेंस भोजन नहीं करते हैं, मिथ्या आहार बोलते हैं, मिथ्या आहार विहार, मतलब गलत खाना और गलत हमारा लाइफस्टाइल भी, अगर वो हम करते हैं तो हमारा जो डाइजेशन है अच्छा नहीं होगा। डाइजेशन अच्छा नहीं होगा तो उसमें जो आयुर्वेद में वो जो बनता है, अच्छा फूड नहीं बनता, तो उसको आम की परिभाषा दी गई है। आम, आम नॉट फॉर मैंगो, अनडाइजेस्टिव रॉ के लिए बोला गया है। तो फिर वो जहाँ जिस जगह पे जाएगा उसको उस ऑर्गन को खराब करेगा, बेसिकली खराब नहीं करता है, वहाँ पे इम्पैक्ट डालेगा, इम्पैक्ट डालता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो उसके लिए हम फिर मेनली जब भी आयुर्वेदिक मेडिसिन चलाएंगे, किसी भी चीज़ के लिए चलाते हैं, सबसे पहले दीपन पाचन मेडिसिन जरूर चलाते हैं। दीपन पाचन माने जठराग्नि में काम करने वाली, मतलब हम कॉमन भाषा में समझाने की कोशिश करें तो इंजाइम्स, हमारे इंजाइम्स अच्छे से हम स्टिमुलेट करें, डाइजेशन का, एब्जॉर्प्शन का काम अच्छा करें, तो अब ऐसी बात है ठीक रहेगा। जब हम सही से हमने खाया है, हमारा सही से डाइजेस्ट हुआ है, हमें सही से पोषक तत्व मिले, तो ऑब्वियस सी बात है हमारी 90% 99% प्रॉब्लम ठीक रहेंगी। कुछ हो सकता है कि इंटरनल फैक्टर बॉडी में ऐसे हों कि इन सब के बाद भी फ्री रेडिकल्स बनते हैं, तो उसमें जैसे बहुत सारी स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, विटिलिगो, लिकोडर्मा, सोरियासिस, ये सब होती है। तो उसमें फिर वो घर से सोराइसिस ना मेरी एक फ्रेंड को भी है, तो मैंने उनको बहुत करीब से देखा है कि उनके बालों के अंदर बहुत ज़्यादा वाइटनेस वगैरह, उन्होंने काफ़ी मेडिकेशंस उसका लिया और उसके काफ़ी काम भी किया, लेकिन स्टिल उनका मतलब बढ़ने की तरह ही है कि बहुत ऐसे दिखने भी लगा उनको सोराइसिस। तो उसका आयुर्वेद से क्या क्योर है कि उसको किया जा सकता है क्योर? क्योंकि वो काफ़ी चीज़ें ले चुके हैं लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं रहा, मतलब बाहर रहते हैं वो, इंडिया में नहीं रहते। मैं नाम नहीं लूँगी, मेरे बहुत क्लोज फैमिली में ही है, उनको सोरियासिस था। ओके, सेकंड उनको एक बच्चा। इसको होने का कारण क्या रहता है? बहुत सारे कारण होते हैं। एक अगर मोटा मोटा बोले तो ब्लड डिसऑर्डर होता है, मतलब बॉडी में फ्री रेडिकल्स ज़्यादा बनते हैं। जो आयुर्वेदिक मेडिसिन चलाते हैं ज़्यादातर ब्लड प्यूरीफायर होती है। हम ये बोलते हैं हम खून को शुद्ध कर देंगे, तो जो हमारा ब्लड सप्लाई हो रहा है, स्किन को कहाँ से न्यूट्रिशन मिल रहा है, सब कुछ कैसे मिल रहा है, ब्लड से ही मिल रहा है ना।
तो इसमें जो आयुर्वेद काम करता है दीपन पाचन मेडिसिन, ताकि आहार सही मिले, पोषण सही मिले। देन गो ऑन ब्लड प्योरीफायर भी बहुत चलाते हैं। साथ में अगर मान लीजिए बहुत हाई लेवल का है तो लोकल एप्लीकेशन भी मेडिसिन होती है। तो ये कंटेजियस होता है कि एक से दूसरे को हो जाए, वैसा कुछ तो नहीं होता? ना विटिलिगो ना ल्यूकोडर्मा, ये एक दूसरे को नहीं होता। सोराइसिस भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप मतलब बस क्लीन रखें अपने स्किन को जितना ज्यादा कर सकते हैं। फील होता है सामने वाले क्योंकि को फ्लेक्स निकलते हैं उसमें, अगर मैं मतलब व्यूअर्स को बताना चाहूँ किस तरह की डिजीज है, जो बालों के अंदर आपके जैसे डैंड्रफ होता है वो बहुत एक्सट्रीम हो जाता है, और आपके हेयर्स के अंदर बड़े बड़े ऐसे वाइट कलर के स्किन फ्लेक्स जमा हो जाते हैं, और इस कदर हो जाते हैं कि वो विजिबल हो जाते हैं, आपके स्कैल्प के बीच में दिखाई देते हैं, ऐसे सफेद सफेद स्पॉटिंग सा हो जाएगा, उसे सोराइसिस बोलते हैं। उसे देखने में चूंकि स्कैल्प पूरा निकलने लगता है ना, पूरा शेड होता है, स्किन झड़ती थी, वो देखने में प्रेजेंटेशन बहुत खराब होती है, बट एक से दूसरे को नहीं होता है। ओके, तो उसका क्योर मतलब हम आयुर्वेदिक मेडिसिन से प्रॉपर्ली कर सकते हैं बहुत अच्छे से। आप बहुत, बस ये है कि ये लॉन्ग टर्म डिजीज है। ओके, मतलब 6 महीने 1 साल तो आपको कंटिन्यू उसका मेडिकेशन करना। 6 महीने 1 साल तो मेडिसिन चलेगी, लास्ट पूरी जिंदगी भर सही से रहना पड़ेगा। मतलब खाना पीना, खान पान बहुत सही है, गड़बड़ क्या उसमें अवॉइड करना चाहिए? लाइक सोराइसिस जिनको होगा वो रिलेट कर पाएंगे। जो मैंने मेनली बताया वो जो सभी में लागू होता है, वो ट्रेटा पैक वाला फूड, चाहे बिस्किट, बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। बिस्किट भी इफेक्ट करेगा। जितना आप नेचुरल खाना लेंगे, प्लांट बेस्ड फूड जो ऑर्गेनिकली उग रहा है बेसिकली, बोलते हैं ना, जिसमें ग्लाइकोसिडिक इंडेक्स कम होता है, मोटा अनाज बोलते हैं जिसको आजकल बड़ा चल गया, रागी, बाजरा, ज्वार, जो हमारे पुराने थे वो अब वहाँ पे नई पैकेजिंग में आ रहे हैं और उनको प्रेजेंट किया जा रहा है। मतलब हमारे मुझे लगता है इंडिया में एक ये इशू तो है कि बाहर से जो चीज़ पैकेज होके खूबसूरत बन के आ जाए वो है बहुत हेल्दी और विटामिन मिनरल से भरपूर, लेकिन जो हमारा वो नॉर्मल में वो चीज़ें खाई पी जा रही थी, यूज़ की जा रही थी किचन में, तो उसको तब वेटेज नहीं मिली। लेकिन उसी चीज़ों को पैकेजिंग करके मखाना हो गया, सारे सीड्स हो गए, पंपकिन सीड्स, ये सीड्स, फ्लेक्स सीड, ये सब कुछ अब इतने पॉपुलर हो गया, किनुआ पॉपुलर हो गया, सारे जो हमारे मोटा अनाज जो आप कह रही हैं वो अब सब पॉपुलर हो गए, रागी और सब कुछ लोग खाने लगे। अभी लोग इतने स्वस्थ रहते थे। हाँ, अब मतलब हमारे यहाँ तो एंशिएंट टाइम से था, वही आयुर्वेद की शक्ति भी थी। वो जो अमीर लोग होते हैं ना गेहूं खाते हैं, बाकी गरीब लोगों का है मोटा अनाज। अब और अब उल्टा हो गया है, अब अमीर लोग मोटा अनाज खा रहे हैं, गरीब लोग गेहूं खा रहे हैं, क्योंकि वो मोटा अनाज 100 ग्राम 200 ग्राम आधा किलो की पैकिंग में आता है, इतना कॉस्टली कर दिया गया है, और वो बहुत अच्छा था। अब वापस देखिए सब उसमें जा रहे हैं, वापस अब मटके का पानी पीते हैं, फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहता कोई। हाँ, वापस हम लोहे की कढ़ाई में खाना बनाने लगे, वापस हम मिट्टी के बर्तन में खाना, नॉन स्टिक सबके यहाँ सब धीरे धीरे हट गया। जब वही ना कि हमने धीरे धीरे हम एडवांस हुए, हमने साइंस को अपनाया, फिर हमें समझ में आया कि हम साइंस को कुछ आग बंद करके अपनाए। तभी आपने जैसे बीच में बोला था ना वो शादी वाला, मैं बोल रही ये बात में फिर समझ में आ गया कि ये खराब एक्सपीरियंस भी सही, बट लो तो शादी जरूर करिए। एक मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए, स्पेशली हमारी जो फीमेल व्यूअर्स हैं उनके लिए, जो ये पॉडकास्ट देख रही हैं और जो हमारी इस चर्चा से चाहे वो डिजीज़ के बारे में हो, हेल्थ के बारे में हो, वेलबींग के बारे में हो, या फिर उन सपोर्ट सिस्टम के बारे में जो उनको सपनों को पूरा करने के लिए उन्हें कहीं मिला, कहीं नहीं मिला, कहीं वो पीछे छूट गई, तो अब जो सोच भी रही होंगी ना, इस दुविधा में होंगी कि कैसे मैं अब शुरुआत कर सकती हूँ, या तो अब तो शादी को बहुत साल हो गए, अब तो बच्चा है, या अब कैसे करूँ, अब यहाँ से जीरो से स्क्रैच से स्टार्ट कैसे करूँ, उनके लिए एक मैसेज आपकी तरफ से कि वो क्या कर सकती है उनको अचीव करने के लिए। फिर से सबसे पहले तो आप अपनी, पहला हर इंसान को कोई भी हो, सबसे पहले अपने शरीर की रक्षा की जाती है। शरीर की मतलब हमारा बॉडी हेल्दी होना चाहिए, सबसे पहले उस पर वर्क करो। हमारा किसी भी वजह से चाहे कैरियर हो या कुछ हो, बॉडी को कॉम्प्रोमाइज मत करो। वेलबींग 2 दिन बीमार फीमेल सबसे ज्यादा इग्नोर वेलबींग को करती है। मैं भी डॉक्टर हूँ, लेकिन कई बार बिजी लाइफस्टाइल की वजह से मैं इंपॉर्टेंस नहीं दी, लेकिन जब मैं 1-2 दिन कभी भी बीमार हुई तब मुझे महसूस हुआ कि जो हमें सबसे फ्री में चीज़ मिली है वो है गुड हेल्थ। ईश्वर ने सबको दी है, हम उसको इग्नोर मारते हैं, उसको इतना टॉर्चर करते हैं, नहीं यहाँ भाग रहे हैं, वहाँ भाग रहे हैं, रात भाग रहे हैं, दिन भाग रहे हैं, नहीं कोई बात नहीं, जैसा मिला उल्टा सीधा खा ले। नहीं, आपकी अपनी बॉडी को सबसे पहले फोकस करो, अपने कैरियर पे किसी के लिए सपोर्ट ढूंढो मत, अपने सपोर्ट खुद बनो कि लोग आपसे इंस्पायर हों। सपोर्ट ढूंढोगे तो सपोर्ट ढूंढते ही रह जाओगे, सपोर्ट नहीं मिलता है निकल जाओगे, थोड़ी देर परेशान रहोगे, कुछ दिन बाद रास्ता सबको मिलता है।
तो आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और आपकी एक्सपर्टीज़ को तो मैंने ट्राइड एंड टेस्ट किया है, आपकी मेडिकेशंस मैं खुद भी ले चुकी हूँ और वो वाकई बहुत कारगर हैं और आपको फ़ौरन रिज़ल्ट भी मिलता है, पर फॉलो करना पड़ता है। जैसे उन्होंने कहा कि मेडिकेशन एंड लाइफस्टाइल दोनों में सुधार लाना पड़ता है। तो बहुत हमें मज़ा आया आपके साथ बात करके ये सारे मुद्दों पर, और उम्मीद करती हूँ कि जितनी भी हमारी फीमेल व्यूअर्स हैं वो भी इन सब बातों से रिलेट कर पाई होंगी। और मेरा मैसेज यही है शेड्स ऑफ लाइफ में हमारी तरफ से कि आप कभी भी ना किसी की हाथों की पतंग मत बनिए। अपने जो डोर है ना पतंग की, वो दूसरों के हाथ में मत दीजिए। गगन में उड़िए, मस्त गगन में उड़िए, लेकिन अपनी परवाज़ पर भी जो है ना कहीं ना कहीं एक बैलेंस सिस्टम लगाइए कि आप अपने ड्रीम्स को भी पूरा कर सकें, अपनी फैमिली और अपने जो जितने भी आपके लव्ड वंस हैं उनके साथ, यानी प्रोफेशनल एंड पर्सनल बैलेंस बना के चलें। तो आपको आज का हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा हो और आपको नॉलेजेबल लगा हो और ऐसी ही और अनकट स्टोरीज आप सुनना चाहते हैं, सक्सेस स्टोरीज, स्ट्रगल स्टोरीज, इस तरह की सभी और फीमेल्स की जो सेलिब्रिटी फेस तो नहीं है लेकिन किसी सेलिब्रिटी से कम भी नहीं है, क्योंकि वो खुद क्रिएट कर रही हैं अपनी सेलिब्रिटी सक्सेस स्टोरीज जो आपके हमारे बीच ही एग्जिस्ट करती हैं, आपकी और हमारी तरह ही अपनी सोसाइटी को किसी न किसी प्रोफेशन से कंट्रीब्यूट करती हैं। तो ऐसी ही फीमेल्स की और स्टोरीज को देखना अगर आप चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें शेड्स ऑफ लाइफ, लाइक करें, शेयर करें इन वीडियोस को और जुड़ें हमारे इस परिवार को बड़ा करने के लिए हमारे साथ।